हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप हालचाल सबका बहुत बढ़िया होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी, और टॉपिक को फर्दर बढ़ाते हैं। देखिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या कर लिया था। लास्ट क्लास में हमारा क्या क्या हो चुका था। लास्ट क्लास में हम लोग ने करा था स्टेजेस ऑफ क्राइम कर लिया था, है ना। स्टेजेस ऑफ क्राइम कर लिया था। तो पहला स्टेज क्या होता था सर, हमारा पहला स्टेज होता था क्रिमिनल इंटेंशन होती थी, ठीक है, यही था। देखिए भाई, कहाँ की हम लोग ने करा था वो स्टेजेस ऑफ क्राइम। पहला था हमारा क्रिमिनल इंटेंशन। दूसरा हमारा स्टेज होता था प्रिपरेशन, तैयारी करना। उसके बाद होता था अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट। और उसके बाद लास्ट में अगर देखा जाए तो उसको बोलते थे एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम। और इसके बारे में बहुत डिटेल से बात कर ली थी हम लोग ने। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ये देखिए, आपके चार कैटेगरी में आपको बताया था, चार कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है, अटेम्प्ट के बारे में, जहाँ पे अलग अलग आपको पनिशमेंट्स एंड ऑल दिख जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, छोटा सा एक टॉपिक है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द कंप्लेनेंट। अब ये देखिए, जो टॉपिक है, पहली बात तो बहुत सिंपल सा, देखिए इसमें दो पार्ट है। क्या हेडिंग लिखी हुई है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। उसके बाद लिखा हुआ है ये एंड ये देखिए लिखा एंड बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन कंप्लेनेंट। अब यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, देखो, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये कौन प्रिज्यूम करके चलेगा कि भाई जो सामने वाला पर्सन है, जो इसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है, तो एक्यूज्ड बोला गया है, वो इनोसेंट है। ये कौन प्रिज्यूम करके चलता है, ये प्रिज्यूम करके चलता है कोर्ट, बाय कोर्ट। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस बाय कोर्ट, कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि जिस भी पर्सन के अगेंस्ट आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, जो भी है, जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं, जब भी मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि भाई जो सामने वाला पर्सन है वो, भाई साहब, उसने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, निर्दोष है वो। क्लियर है, ये प्रिज्यूम करके चलेगा कोर्ट हमेशा। तो बर्डन किसके ऊपर है, बर्डन किसके ऊपर है कि भाई साहब ये प्रूव करना कि नहीं, ये सामने वाला पर्सन एक्यूज है, इसने गलत काम किया है, ये दोषी है। समझे, तो बर्डन किसके ऊपर होगा, देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द कंप्लेनेंट। बर्डन किसके ऊपर होता है, कंप्लेनेंट के ऊपर होता है। जो जिसने कंप्लेन फाइल करी है ना, इसको प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में कि भाई साहब ये पर्सन जो है, जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस एंड ऑल लगी है, ये दोषी है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, जिसने भी एलिगेशन लगाई, कंप्लेंट को प्रूव करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, ये जो प्रूव करना पड़ता है, ये विद 100% एक्यूरेसी के साथ करना पड़ता है। ये अपने माइंड में रखिएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ प्रूव करना पड़ता है। जज के माइंड में अगर हल्का सा भी डाउट क्रिएट हो गया 0.1% का, तो भाई साहब वो सजा एंड ऑल नहीं देता, या तो जो सजा आप चाहते हो मिले, वो सजा नहीं मिलती है। क्लियर है, आता है समझ। चलिए भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, देर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन एक्यूज, देखिए एक्यूज ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम, एक्यूज नहीं, कमिटिंग एनी क्राइम। और ये जो भी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, कौन, बाय द कोर्ट। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं, देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस बाय द कोर्ट इन फेवर ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम। क्लियर है, आगे आइए, इट मींस दैट इन द आईज ऑफ लॉ द एक्यूज्ड पर्सन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूवन। ठीक है, तो वो यही बोलते, एक लाइन होती है ना, द पर्सन इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी। तो प्रूवन गिल्टी का मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा, और जब तक प्रूव नहीं हो जाता है कोर्ट के सामने, तब तक क्या मान के चलोगे उसको, तब तक मान के चलेंगे that the person is that the person is innocent, otherwise by the prosecution. So strong is this presumption that in order to rebut it, the prosecution must prove it ये देखिए लिखा है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब विद 100% एक्यूरेसी के साथ आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट द क्राइम वाज कमिटेड बाय द एक्यूज, की सामने वाले ने क्या करा है, क्या करा है, क्राइम कमिट किया। देखो, ये एक ना आपका एक फिलॉसफी होती है कोर्ट की। ये कोर्ट की फिलॉसफी भी एक बेस है कि भले ही 100 गुनाहगारों को माफी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सजा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई भी एक बेगुनाह इंसान है, जिसने कुछ नहीं किया है, ठीक है, कोई निर्दोष अगर है, तो सजा नहीं मिल जाए बस। समझ आ रही है? भले ही 100 लोगों को, 100 गुनाहगारों को भले ही माफी मिल जाए, मगर किसी भी बेगुनाह इंसान को सजा ना हो जाए गलती से भी। ये कोर्ट की एक फिलॉसफी होती है, तभी कोर्ट बोलता है कि भाई साहब
बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहेगा और 100% एक्यूरेसी के साथ प्रूफ करिए। अगर हल्का सा भी डाउट आ गया तो भाई साहब सजा एंड ऑल नहीं होती है वहां पे। क्लियर है? इफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम व्हाइल डिफेंडिंग हिमसेल्फ इज एबल टू इंट्रोड्यूस, ये किसकी बात कर रहा है? पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, ये किसकी बात कर रहा है? जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाई गई हैं उसकी बात कर रहा है। व्हाइल डिफेंडिंग हिमसेल्फ, और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि मैंने भाई नहीं किया। इज एबल टू इंट्रोड्यूस एनी डाउट इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, लो भाई अगर भाई साहब जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगी हुई है और वो बंदे ने अगर हल्का सा भी डाउट क्रिएट कर दिया जज के दिमाग में, तो क्या होगा? ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी। देख लीजिए, हेल्ड गिल्टी, ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी। अगर हल्का सा भी उसने डाउट क्रिएट कर दिया वाइल डिफेंडिंग हिमसेल्फ, हैड देयर बीन नो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, इट वुड, अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अगर नहीं होता, ये चीज अगर नहीं होती, जज अगर प्रिज्यूम करके नहीं चलता कि भाई साहब ये सामने वाला पर्सन इनोसेंट है, तो क्या होता? इट वुड हैव वेरी इजी फॉर अ पर्सन टू हरास समवन बाय एक्यूजिंग हिम ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। तो इससे फिर तो इजी हो जाता। तब तो पता नहीं भाई किसी के अगेंस्ट भी हम कोई भी कंप्लेन कर देंगे और उसको कोर्ट पहुंचा देंगे, ठीक है, और उसको भाई सजा हो जाएगी। फिर तो कोर्ट को ये प्रिज्यूम करके चलना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब जिसके अगेंस्ट कोई भी एलिगेशंस लगाई गई हैं, ठीक है, और उसको कोर्ट में खड़ा कर दिया गया है कि भाई जज साहब इसने ये किया, जज साहब इसने ये किया, जो भी है, तो कोर्ट को प्रिज्यूम करके चलना कि भाई साहब ये इनोसेंट है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसके अगर ऐसा नहीं होगा, तब तो आप खुद सोचो कि किसी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर दोगे, वो कोर्ट में चला जाएगा, और जज अगर ये सोच ले कि नहीं अगर कंप्लेंट फाइल हुई है तो यही भाई एक्यूज है, उसको सजा दे दो, तो भाई साहब जहाँ पे आपकी दुश्मनी होगी आप वहाँ क्या करते हो, उसको तो कोर्ट पहुंचा दोगे आप। आ रहा है समझ? क्लियर है? क्लियर है? तो भाई साहब द पर्सन विल बी ट्रीटेड इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी, और प्रूव कौन करेगा? कंप्लेनेंट को प्रूव करना पड़ता है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना पड़ता है। क्लियर होता है ये चीज? क्लियर होता है? छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। चलिए अब जो मेन टॉपिक हमारा है, मेन टॉपिक, तो मेन टॉपिक है दैट इज द टॉपिक ऑफ पनिशमेंट्स। देखिए भाई पनिशमेंट को जो है सेक्शन नंबर 4 ऑफ बीएनएस ने डिफाइन करा है। सेक्शन नंबर 4 ऑफ बीएनएस, पहले इसका सेक्शन हुआ करता था सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईपीसी हुआ करता था, बट आज की डेट में इसको सेक्शन नंबर 4 के अंदर डाला है। देखिए अब पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट क्या है बताइए भाई, बताइए भाई। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट एक क्या क्या सजा है, ठीक है, किसी इंसान को दर्द देना, क्योंकि भाई साहब पहले आपने कुछ दर्द दिया है किसी को, ठीक है, पहले आपने किसी का नुकसान किया है, आपने किसी को हर्ट किया है, ठीक है, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो भाई आपके साथ भी गलत होना चाहिए, आपको भी तो दर्द का मजा लेना चाहिए ना फिर एक तरह से, ठीक है। दर्द तो आपको भी चखाया जाएगा। अगर आपने किसी के साथ गलत काम किया है तो आपको तो ऐसा छोड़ेंगे नहीं। आपने किसी को पेन दिया है तो फिर उसके बाद लॉ बोलता है कि फिर हम आपको पेन देंगे, और पेन जो देते हैं वो होता है इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। और पनिशमेंट्स आज की डेट में बहुत अलग अलग है। पहले एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ देखिए। पनिशमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द स्टेट इन्फ्लिक्ट्स, स्टेट का मतलब हमारी सरकार जो बात कर रहा है, स्टेट इन्फ्लिक्ट सम पेन टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, या तो इंसान को हम दर्द देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, या तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति को देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है, जब्त कर लेते हैं। ऑफ पर्सन हु फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम, हु फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम। इन अदर वर्ड्स पनिशमेंट इज अ सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन द एक्यूज, ठीक है, क्या बोल रहा है ये? पनिशमेंट क्या है? एक सैंक्शन है, इम्पोज करते हैं किसके ऊपर? ऑन एन अक्यूज्ड फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल, फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल, कि अगर कोई भी इंसान लॉ को, रूल्स को, रेगुलेशंस को अगर इन्फ्रिंज करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, भाई साहब उसके लिए रिटर्न में उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, उसको जाएगी पनिशमेंट दी जाएगी। आता है समझ? क्लियर है? आपको आता है एकदम? चलिए, तो सेक्शन 4 स्पेसिफाइज द डिफरेंट पनिशमेंट। अब देखिए बीएनएस के अंदर ना अलग अलग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं। अब जो भी पनिशमेंट्स के टाइप्स आपके हैं, ये डिपेंड करता है किस पे? अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंसेस। जैसे भी, जैसा ऑफेंस का नेचर, जैसे ही क्राइम का नेचर होगा, जैसा नेचर वैसी पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपका सीरियस क्राइम आपने किया है, हीनियस क्राइम आपने किया है, तो उसके लिए भाई सीरियस पनिशमेंट मिलेंगी। समझ आ रहा है? और अगर आपने कोई छोटे-मोटे क्राइम करे हैं, पेटी ऑफेंसेस करे हैं, छोटे-मोटे अपराध आपने करे हैं, गलती से आपसे हो गया है, चाह नहीं रहे थे मगर हो गया छोटा-मोटा अपराध, ठीक है? बहकावे में किसी के आ गए एंड ऑल, अगर ऐसा है तो आपको फिर उसके लिए छोटी-छोटी सज़ाएँ दी जाती है। समझ आती है? क्लियर? तो आज की डेट में जो हमारे पास सज़ाएँ हैं बीएनएस में,
वो आपके नीचे ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए। देखिए नंबर 1 इज़ डेथ पेनल्टी, नंबर 1 इज़ डेथ पेनल्टी। अब जो डेथ पेनल्टी से बड़ी सज़ा कोई भी सज़ा आज की डेट में नहीं है। डेथ पेनल्टी मतलब मौत की सज़ा, मतलब फांसी की सज़ा, ठीक है? हैंग टिल डेथ, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप लटके रहेंगे, ठीक है? तो ये डेथ की, फांसी की सज़ा सबसे बड़ी सज़ा है, और कोई भी सज़ा नहीं है हमारे भारत में, ठीक है? और बहुत ही लोगों को, आप गूगल में चाहना तो सर्च कर लेना कि आज की डेट में कितने लोगों को फांसी हो चुकी है, तो आपको दिख जाएगा, पूरा रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है? बहुत सी, पूरी लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है? रीसेंट केस आपको बता दूं, निर्भया केस जो था, ठीक है, जो 2012 का केस हुआ था, रेप एंड मर्डर का, गैंग रेप का जो केस हुआ था, निर्भया केस, 4 लोगों को दोषी करार करा गया था, ठीक है? 4 लोगों को, और चारों को फांसी हुई थी, फांसी की सजा मिल गई थी, और 2020 में इनको फांसी हुई है, ठीक है? अगर मैं गलत ना हूं तो मार्च 2020 में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है? एग्जीक्यूशन हुआ था, ठीक है? केस चलता आ रहा था 2012 से, मगर फाइनली जाके इनको लटकाया गया है फांसी के फंदे में, 2020 में इनको लटकाया गया था, एग्जीक्यूशन हुआ था, समझ आ रहा है? और उसके साथ एक और आपका केस था, अजमल कसाब का केस था, अजमल कसाब, समझ आ रहा है, जो टेररिस्ट था, ठीक है? क्योंकि आपका 26/11 26/11 में इन्वॉल्वमेंट जिस बंदे का था, ठीक है? तो उसको भी फांसी की सजा मिली थी, उसको भी फांसी की सजा में। एक और आपका नाम याकूब मेनन, ठीक है? याकूब मेमन क्या हुआ नाम? याकूब मेमन, ठीक है? तो इनको भी फांसी की सजा मिली थी। इनका, इसका इन्वॉल्वमेंट था 1993 के बॉम्ब ब्लास्टिंग में, इसका इन्वॉल्वमेंट था। इसको भी फांसी की सजा मिली थी, समझ आ रही है? तो ये अलग अलग लोग हैं जिनको फांसी की सजा ऑलरेडी मिल चुकी है। बाकी लिस्ट इज इंक्लूसिव, बहुत पूरी लिस्ट है, आप चेक कर सकते हो गूगल पे, क्लियर है? तो फांसी की सजा देखिए तब दी जाती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो डेथ पेनल्टी है, ये हमेशा और हमेशा दी जाती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम, ठीक है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में दी जाती है। और रीसेंट केस आपको एक बता दूं, रीसेंट केस अभी एक और हुआ था, उसको अभी फांसी की सजा नहीं मिली है, ठीक है? मगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट देखिए, अगली वाली सजा देखिए क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का मतलब, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, ठीक है? जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है, मतलब तब तक आप जेल में रहेंगे भाई साहब, कहाँ रहेंगे? जेल में, ठीक है? ठीक है? अंटिल योर लास्ट ब्रेथ, तब तक आप मर नहीं जाते, तब तक। इसको बोलते हैं, देखो लाइफ टाइम इम्प्रिजन मतलब क्या है? जब तक आपकी ज़िंदगी का समय है, तब तक की जेल। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ठीक है? लाइफ टाइम इम्प्रिजन बहुत लोगों को मिली हुई है। आसाराम बापू, आसाराम बापू को लाइफ टाइम इम्प्रिजन मिली हुई है, पता है आपको? और एक आपका एक और बाबा थे, राम रहीम, ठीक है? इनको भी लाइफ टाइम मिली हुई है। और आज की डेट में एक रीसेंट केस हुआ है, रीसेंट केस कौन सा? आरजी कर हॉस्पिटल, ठीक है? आरजी कर तो आपका मेडिकल और हॉस्पिटल है, याद है आपको? अभी रीसेंट केस हुआ था, कोलकाता का केस हुआ था, आरजी कर आपका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो केस था, जहाँ पे आपका रेप एंड मर्डर हुआ है, ठीक है? एक जूनियर डॉक्टर का, और किसका ऊपर एलिगेशन लगी है? और अभी-अभी कोर्ट का थोड़े दिन पहले ही क्या आया, डिसीजन भी आया, ट्रायल कोर्ट का फैसला आया है। तो आपके नीचे लेवल के कोर्ट हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हैं, वहाँ से आपका डिसीजन भी एक आ चुका है, जजमेंट आ चुकी है कि भाई साहब जो अपराधी था संजय रॉय, को आज की डेट में उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है। उम्र कैद, रीसेंट केस है, संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिज़नमेंट मिल चुकी है। मगर भाई, तो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट है, और साथ-साथ में जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, जो आपकी सीबीआई है, ये सब लोग खुश नहीं हैं इससे। तो दे फाइल द अपील इन द कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी आज की डेट में कि भाई साहब, उस अपराधी को, संजय रॉय को, उम्र कैद नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो अपील हैज़ बीन फाइल्ड, अभी उसकी थोड़े दिन में सुनवाई एंड ऑल होगी कोर्ट में। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है? कि जो डिसीजन है आपका ट्रायल कोर्ट्स का, वो डिसीजन रिवर्स होता है या भाई उसको अपील्ड करा जाता है, वही डिसीजन रखा जाता है, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे देखेंगे, ठीक है? क्लियर है? जैसा होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा उसके बारे में। चलिए, तो भाई नेक्स्ट आपका जो इम्प्रिजनमेंट है, वो आपका इम्प्रिजन फॉर स्पेसिफिक टेन्योर है। स्पेसिफिक टेन्योर के लिए भी सजाएं दी जाती है। स्पेसिफिक टेन्योर का मतलब, जैसे कि 10 साल की सजा हो गई, 7 साल की सजा हो गई, 3 साल की सजा हो गई, 1 महीने की सजा, 6 महीने की सजा हो गई, 1 साल की सजा हो गई, ठीक है? तो स्पेसिफिक टेन्योर की सजा होती है, ठीक है? यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, स्पेसिफिक टेन्योर की होती है। नंबर्स रहते हैं, कितने कितने साल की आपको जेल हो रही है। और इसमें जो सजाएं होती है, दो टाइप की होती है, ठीक है? जो भी आपकी ये इम्प्रिजनमेंट होती है, दो टाइप की होती है, या तो रिग्रेस होती है, या तो भाई सिंपल होती है। रिग्रेस का मतलब होता है कि आपको हार्ड लेबर कराया जाएगा, कोई ऐशो आराम आपको नहीं मिलेंगे जेल के अंदर।
ठीक है? समझ आ रहा है? क्लियर है? और आपका जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है वो नॉर्मल होती है, उसमें हार्ड लेबर एंड ऑल आपसे नहीं कराया जाता है, ठीक है? तो ये थर्ड कैटेगरी हो गई। इसके बाद एक और कैटेगरी आपकी आती है जो ट पनिशमेंट की, दैट इज़ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को क्या कर लेना? जब्त कर लेना, ठीक है? आपने बहुत घपला किया और आप भाग के चले जाते हो यहाँ से, दैट आप कोर्ट के ट्रायल्स को फेस ना कर पाओ, तो भाई साहब वहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई साहब अगर ये बंदा देश छोड़ के भाग गया है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, अगर आप लोग देश छोड़ के भाग गए, कोई दिक्कत नहीं, भाग जाओ। जब तक आप नहीं आ रहे हो तब तक एक काम करते, जितनी आपकी संपत्ति है वो सब के सब क्या कर ली जाएगी? कब्ज़े में ले ली जाएगी। आ रहा है? फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी है, ठीक है? ये भी एक अलग से पनिशमेंट है। उसके बाद आओ, एक और पनिशमेंट होती है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ फाइन। फाइन के रूप में पैसे दिए जाते हैं, पैसे के आपके ऊपर पेनल लगाई जाती है, फाइन लगाया जाता है, ठीक है? फाइन इम्पोज़ करा जाता है। देखिए पनिशमेंट में फाइन आता है, पेनल्टी नहीं आता। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फाइन एंड पेनल्टी। आगे एक टॉपिक है आपका फाइन एंड पेनल्टी का डिफरेंस, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो जब भी आप कोई ऑफ़ेंस करते हो ना, क्राइम करते हो, तो उसकी जो सज़ा मिलती है आपको, वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फाइन में मिलता है, ठीक है? पेनल्टी में नहीं मिलती, ठीक है? पेनल्टी तब होती है जब आप कोई नॉन कंप्लायंसेस करते हो कुछ, ठीक है? आपसे बोला जा रहा है कि आपको ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है? मगर आप वो कंप्लाई नहीं करते हो, तो वहाँ पे पेनल्टी आता है। तो पेनल्टी इज़ नॉट अ पनिशमेंट। पेनल्टी को हम पनिशमेंट नहीं बोलते, पनिशमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ फाइन। क्लियर है? आगे भी आएगा, ठीक है? मैं आगे आपको बताऊँगा, डिटेल में लिखा है, डिफरेंस है दोनों। नेक्स्ट आइए आपका कम्युनिटी सर्विस, और ये जो आपकी है कम्युनिटी सर्विस, इसको न्यूली इंसर्ट किया है, न्यूली इंसर्टेड इन बीएनएस। आईपीसी में पहले नहीं हुआ, ये सब पहले से आईपीसी में हुआ करते थे, 1 टू लेकर 5 तक आईपीसी में भी हुआ करते थे और बीएनएस में भी थे। मगर आज की डेट में एक नई फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, दैट इज कम्युनिटी सर्विसेज। दूसरे देशों में पहले से चलता आ रहा था, चाहे लाइक यूएस, वहां पे पहले से चलता आ रहा था, मगर आज की डेट में इंडिया में भी इस पनिशमेंट को, इस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट यूज कर दिया गया है इन द बीएनएस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या हो रहा है? कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब हमको समझ आता है एक तरह से सोसाइटी, और ये क्या लिखा है? सर्विस करना, सर्विस देना उनको, मतलब आपको ऐसी सजा दी जाएगी जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आपको समाज सेवा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? समाज की सेवा करनी पड़ेगी, कम्युनिटी सोसाइटी के प्रति आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा सो दैट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, और उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है? आपको कोई भी पेमेंट एंड ऑल नहीं मिलेगी। लाइक अगर जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि आपको बोल दिया जाएगा कि जैसे आपको पनिशमेंट मिलेगी, भाई पब्लिक टॉ प्लेसेस क्लीन करिए, पब्लिक टॉयलेट्स जितने हैं उसको क्लीन करिए, ठीक है? जो भी गार्बेज एंड ऑल उसको इकट्ठा करिए, ठीक है? जो ट्रैश होता है आपका, ठीक है? उसके बाद आपको और भी बोला जा सकता है कि जो अलग-अलग एनजीओज़ हैं उनको असिस्ट करिए, एक्सेप्ट्रा, एक्सेप्ट्रा। ये सब क्या है? ये सब समाज सेवा होता है, और इसमें आपको जब आप सेवा कर रहे हो तो भाई साहब उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। और ये जो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है ना, ये छोटे-छोटे, छोटे-मोटे अपराध के लिए दी जाती है, ठीक है? और पेटी ऑफेंसेस के लिए आपको ये टाइप ऑफ ऑफेंस ये दिया जाता है, ठीक है? जैसे आप पब्लिक प्लेस में मिसकंडक्ट कर रहे हो, ठीक है? पी-पा के हंगामा कर रहे हो, पकड़े गए, तो उसमें ये कम्युनिटी सर्विस की आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है? डिफेमेशन के केस में भी कम्युनिटी सर्विस की आपको पनिशमेंट मिल सकती है, अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो, ठीक है? छोटा-मोटा आप चोरी कर रहे हो, ठीक है? छोटी-मोटी अगर आपने चोरी करी, ठीक है? वैल्यू 5,000 या 5,000 से कम की कोई चोरी आपने करी है, ठीक है? और आप पकड़े गए हो, उस केस में आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट वहाँ पे भी दी जा सकती है। क्लियर है? आता है समझ? तो ये कुछ-कुछ आपके केसेज़ हैं जहाँ पे आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट की जा सकती है कि आपको समाज सेवा करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो ये पनिशमेंट को न्यूली इंट्रोड्यूस इंसर्ट किया गया है इन द न्यू लॉ, और वो है आपका बीएनएस। क्लियर है? समझ आता है? तो ये अलग-अलग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं। अब इनके बारे में हम लोग एक-एक को करके डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन-कौन से ऐसे ऑफेंसेस में है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं कि कौन-कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी मिलती है, जहाँ पे लाइफ टाइम मिल जाता है, जहाँ पे भई स्पेसिफिक टेन्योर्स के होते हैं, जहाँ जो है आप आपकी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर ले, फाइन एंड ऑल। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे आगे देखने जा रहे हैं। तो पहला आपका जो है जहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, द फर्स्ट वन इज़ डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी देखिए क्या लिखा हुआ है, डेथ पेनल्टी का मतलब क्या है? डेथ पेनल्टी का मतलब क्या है? डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट इज़ द मोस्ट सीरियस नेचर ऑफ पनिशमेंट। देखिए लिखा है मोस्ट सीरियस, इससे बड़ी पनिशमेंट कोई भी आज की डेट में नहीं है। इससे बड़ी पनिशमेंट आज की डेट में कोई भी है। क्लियर है? और डेथ पेनल्टी देने की पावर किसके पास है भाई? डेथ पेनल्टी देने की पावर किसके पास है? ये आपको मैंने दिखाया था। कोर्ट में आपको दिखाया था, कोर्ट इसकी दिखाई तो थी आपको, ये देखिए ज़रा। ये देखिए, ये याद है?
डेथ पेनल्टी देने की पावर किसके पास है? देख लीजिए, ऊपर ऊपर आ जाइए, ऊपर ऊपर यहाँ पे ऊपर वाले केस में हो, देखो यहाँ लिखा होगा केसेस विच पनिशबल विद डेथ। ये कौन दे सकता है? ऊपर वाले सेशन जज या तो एडिशनल सेशन जज दे सकता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंफर्म करा के। अगर क्या हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी दे सकता है? यस, द आंसर इज यस। हाई कोर्ट को कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं ले ली, सुप्रीम कोर्ट, यस सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है। बट अगर सेशन कोर्ट आपका है, और सेशन कोर्ट में कौन? सेशन जज या तो एडिशनल सेशन जज, ये भी डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। क्लियर है? ये इसके बारे में देखिए हल्का सा मैंने लिखा है। आ गया। ये देखिए, दैट पेनल्टी गिवन बाय द सेशन कोर्ट मस्ट बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट दे रहा है डेथ पेनल्टी, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो दे सकते हैं। अगर डेथ पेनल्टी अगर कौन दे रहा है? सेशन कोर्ट अगर देता है, देन इट शुड बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। और अगर हम अपील फाइल करते हैं, देखिए, टू द सुप्रीम कोर्ट मेड बाय द कन्विक्ट फेल्स, ही में सबमिट अ मर्सी। अब देखिए, अब होता क्या है, देखिए अभी मैं आपको बारे में बताता हूँ, देखिए सुनिए थोड़ा क्या होता है कि डेथ पेनल्टी अगर सेशन कोर्ट ने दी है, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकता है, भाई हाई कोर्ट की कंफर्मेशन से होगा। क्लियर है? इतना हो सकता है। तो अब भाई साहब, आप अपील आप हाई कोर्ट में फाइल करोगे नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के कंफर्मेशन से ही हुआ है। क्लियर है? और अगर आप अपील फाइल करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील फाइल करना चाहते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी जाए, इसके लिए कि भाई साहब डेथ पेनल्टी हमको दी गई और ये सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील फाइल करते हो और वो फेल हो जाती है, आपकी अपील फेल हो जाती है, तो उसके बाद एक और रिज़ॉर्ट आपके पास होता है कि आप एक मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हो। मतलब क्या हो रहा है? देखिए, मैंने ना इसका पूरा प्रोसीजर ऐसे बनाया, आपके एग्ज़ाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, मगर जहाँ तक है मैं आपको हल्का-सा बता देता हूँ, सुनो। ये देखिए, ये सब आपको पढ़ने की वैसे इतना ज़रूरत नहीं, नीचे आइए एक बार देखिए। डेथ पेनल्टी बाय द सेशन कोर्ट ने अगर डेथ पेनल्टी दी है, सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है, और सेशन कोर्ट कब देगा? विद द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो मतलब एक तरह से हाई कोर्ट की सहमति है। हाई कोर्ट भी चाहता है कि डेथ पेनल्टी मिले। क्लियर है? तो और देखिए लिखा, हाई कोर्ट कन्फर्म द ऑर्डर। क्लियर है? डेथ पेनल्टी दे दी, मगर जिसको डेथ पेनल्टी दी वो सैटिस्फाई उससे नहीं है, उसको लगता है कि डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो अपील कहाँ फाइल कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अपील कहाँ फाइल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है। मगर मैं बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर आपका ऑर्डर कंफर्म कर दिया, कौन सा ऑर्डर? कि भाई साहब, जो डेथ पेनल्टी दी गई है वो एकदम सही है। डेथ पेनल्टी जो दी गई है वो एकदम सही है। फिर आप बोलोगे सर, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब अब तो हमको फांसी पर लटकना पड़ेगा ही। तो उसके बाद एक और चीज़ होती है, उसके बाद एक और चीज़ होती है ये। देखिए लिखा है, इफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट मेड बाय द कन्विक्ट फेल्स, फेल्स अगर हो गया, अपील आपने जो करी, अगर आप फेल हो गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि नहीं भाई साहब, डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। सर उस केस में जो एक्यूज्ड है ना, ही में सबमिट अ मर्सी पिटीशन एक डाल सकते हो। मर्सी का मतलब आप माँग रहे हो दया, माँग की भीख माँग रहे हो, किससे? किससे माँग रहे हो? या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, या तो गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट से। ठीक है? तो इनके पास मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हो कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दिया जाए, थोड़ा दया कर दी जाए मेरे ऊपर और मुझे फांसी के फंदे पे ना लटकाया जाए, ठीक है? अब ये उनके ऊपर होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, गवर्नर के ऊपर होता है। और जो निर्भया केस के जो वही कॉन्विक्ट्स थे ना, निर्भया केस के, इन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल करी थी प्रेसिडेंट के पास। सब की सब मर्सी पिटीशन को इग्नोर कर दिया गया था, ठीक है? बोला गया था कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आपको फांसी की सज़ा मिली है और आप उस लायक हो कि आपको फांसी पे लटकाया जाए। प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी थी इनकी। समझ आ रही है? क्लियर है? तो चलिए भाई, तो बस सिंपल सा यही है कि डेथ पेनल्टी कौन दे सकता है? ये आपको पता है कि सर सेशन कोर्ट्स दे सकते हैं डेथ पेनल्टी, ठीक है? और भी देखिए चीज़ें होती हैं वैसे डेथ पेनल्टी वाला, देखो सुप्रीम कोर्ट अगर मना कर देता, आप एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो, एक आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हो, और लास्ट में जाके एक मर्सी पिटीशन फाइल करते हो। ये देखिए, तब सब कुछ रिजेक्ट हो जाता है। अब ये सब देखिए आपके इसमें सिलेबस में है नहीं। रिव्यू आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, आपको पढ़ना हो पढ़ लेना, लेना है ले लीजिए। और ये भी देख लो इधर, ये भी ले लो। देखो मर्सी पिटीशन फाइल कर रहा है ना, मर्सी पिटीशन, और देखिए केस क्या लिखा हुआ है, मर्सी पिटीशन किस लिए फाइल करा है? टू रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी, कि भाई साहब हमारी जो डेथ पेनल्टी उसको कम कर दीजिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में।
इसके लिए फाइल कर सकते हो, या तो भाई आप करते हो कि भाई माफ कर दीजिए सजा हमको, तेरी जो सजा हुई है उसको माफ कर दीजिए, ठीक है। आ रहा समझ? चलिए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। देखिए क्या लिखा है, डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट इज द मोस्ट सीरियस नेचर ऑफ पनिशमेंट, मोस्ट सीरियस नेचर की होती है। डेथ सेंटेंस इज कैरीड आउट इन अवर कंट्री बाय हैंगिंग द, कैसे भाई मौत की सजा कैसे दी जाती है हमारी कंट्री में? बाय हैंगिंग द कंडेम्ड प्रिजनर बाय द नेक टिल ही इज डेड, ठीक है, बाय द नेक टिल ही इज डेड। एक आपको अगर एक आप एक सीरीज आई है आज की डेट में, एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स में जिसका नाम है ब्लैक वारंट, ठीक है, जिसका नाम है, वेब सीरीज है ब्लैक वारंट नाम है। अगर आप सीरीज को देखना चाहो तो एक बार देखना उसमें, ठीक है। उसमें तिहाड़ जेल की पूरी कहानी है, उसके अंदर तिहाड़ जेल की, दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है उसकी पूरी उसके अंदर स्टोरी है। उसमें आप देखोगे कि फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है लोग। अब देखना आप तिहाड़ जेल में कैसे फांसी के फंदे पे लटकाया गया है बड़े बड़े टेररिस्ट को, अब देखिएगा उसके अंदर, ठीक है। अगर आप देखोगे सीरीज तो देख सकते हो। आगे देखिए, इट इज अ मैक्सिमम पनिशमेंट पॉसिबल टू बी इम्पोज्ड ऑन अ क्रिमिनल, ये मैक्सिमम पनिशमेंट है, इससे ऊपर कोई मौत की सजा से ऊपर कोई और सजा है क्या? बता दो, मौत की सजा से ऊपर कोई और सजा है या नहीं है? सर इससे बड़ी तो कोई सजा नहीं है, इससे बड़ी कोई भी सजा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सर क्या डेथ पेनल्टी किसी विमेन को भी मिली हुई है, किसी लेडी को भी मिली हुई है डेथ पेनल्टी? हाँ, मैं आपको बताऊं, द फर्स्ट वुमेन जिसको डेथ पेनल्टी मिली थी उसका नाम है शबनम, का नाम था शबनम। ये केस हुआ था शबनम वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का, या यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, शबनम का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, अमरोहा, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का केस था। इसमें शबनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने 7 फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया था, ठीक है, 7 फैमिली मेंबर्स का मर्डर करा था। इस चार्जेस में इसको डेथ पेनल्टी मिली थी, लाइफ, लाइफ बोल रहे हैं, मतलब डेथ पेनल्टी मतलब फांसी की सजा इसको मिली थी, शबनम नाम, ठीक है। तो लड़की को भी, औरत को भी मिल चुकी है, ठीक है भाई, 7 लोगों को मर्डर ही कर दिया, अब दिक्कत की बात तो है। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट डेथ सेंटेंस ऑट टू बी इम्पोज्ड ओनली, क्यों आ गया, मैंने बोला था ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो डेथ पेनल्टी होती है तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में दिया जाता है, केस में दिया जाता है। दिस डॉक्ट्रिन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये किस केस में बोला गया था? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डेथ पेनल्टी ऐसे नहीं दी जाएगी, रेयर ऑफ रेयर क्राइम में दिया जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, तो ये केस चल रहा था ना आरजी कर हॉस्पिटल वाला, जिसमें संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, मगर चाहते क्या थे सब, चाहते क्या थे कि डेथ पेनल्टी हो। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, वहां पे जो, जहाँ जो ट्रायल कोर्ट था, वहां के जज ने बोला कि हमको ऐसा नहीं लगा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है, इसलिए इसको हम डेथ पेनल्टी नहीं क्या दे रहे हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं। क्योंकि भाई अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम अगर केस है, वो जज को क्यों नहीं लगा? इसलिए लगा क्योंकि भाई जो सामने वाला प्रोसिक्यूशन है वो उस तरीके से एविडेंस एंड ऑल नहीं दे पाया होगा जिससे कि उनको ये फील हो कि भाई ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। देखो भाई प्रूव तो आपको करना पड़ेगा, आपको फील ये कराना पड़ेगा जज को कि हाँ भाई ये रेयर केस है एकदम, ठीक है, और उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, मगर आप जज को सेटिस्फाई नहीं कर पाए होगे। उसको जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस दिखा ही नहीं, लगा ही नहीं, तो वो डेथ पेनल्टी उसने नहीं दी, उसने क्या दे दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी है, टिल डेथ। समझ आ रहा है? जब तक मौत ना हो जाए तब तक की लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। आ रहा है समझ? चलिए, अब देखिए क्या लिखा था, बीएनएस 2023 प्रोवाइड्स कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी फॉर द फॉलोइंग ऑफेंसेस। देखिए अभी ये कुछ आपके नीचे ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है, ठीक है, जिसके लिए भाई क्या है, मौत की सजा लिखी हुई है। जैसे सबसे पहले मर्डर, मर्डर सेक्शन नंबर 101 के अंदर आपका है, सेक्शन 101 मर्डर। उसके बाद डकैती विद मर्डर, डाका भी डाला और जान भी ले ली, डकैती विद मर्डर, इसके लिए भी डेथ पेनल्टी दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लो भाई आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, वॉर कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट आपका एबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, लो भाई म्यूटिनी का मतलब समझ आता है, म्यूटिनी का मतलब होता है एक तरह से आप, म्यूटिनी का मतलब क्या है पहले मुझे बताओ, म्यूटिनी क्या होता है? म्यूटिनी वाला जो केस है ना, मतलब एक तरह से जैसे क्या है, ये बात करता है सोल्जर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, आपके ये हो गए सेलर्स हो गए,
या एयरमैन्स हो गए, ठीक है? जो आपके इधर के होते हैं जिसके ऊपर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट ये सब अप्लाई होता है ना, इनकी बात कर रहा है। अब ये जो लोग होते हैं, इनका काम क्या होता है कि भाई साहब जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं, इनके ऑर्डर्स को मानना, ठीक है? अगर अगर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, अगर इन्होंने अथॉरिटी के ऑर्डर्स को ना माना, ठीक है? और क्या करा विथड्रॉ अगर करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, उनके अगेंस्ट अगर जाते हैं उनके ऑर्डर्स के, ठीक है? अथॉरिटी के जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये लोग उनके अगेंस्ट जाते हैं तो इसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ म्यूटिनी कि आपने म्यूटिनी करी। समझ आ रही है? इसको बोलते हैं म्यूटिनी। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? एबेटिंग म्यूटिनी, एबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड मतलब म्यूटिनी तो ये हो रही है। मगर एबेटिंग का मतलब क्या है? एबेटिंग का मतलब हो रहा है कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे इंसान है अगर वो एनकरेज कर रहा है इन लोगों को, एनकरेज कर रहा है, सेड्यूस कर रहा है, समझ आ रही है? उत्साह रहा है, किनको? सोल्जर्स को हो गए, आर्मी वाले हो गए, सेलर्स हो गए, इनको कोई अगर उकसाता है, एनकरेज करता है कि भाई अपनी अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स को ना मानो, समझ आ रहा है? तो जो पर्सन उत्साह रहा है ये उसके लिए है, समझ आ रहा है? उसको मौत की सज़ा मिलेगी भाई साहब, समझ आ रहा है? अगर आप एनकरेज कर रहे हो किसी क्लियर है किनको? सोल्जर्स, ऑफिसर्स, आर्मी वालों को क्या कर रहे हो? एनकरेज कर रहे हो कि अथॉरिटीज़ के ऑर्डर को ना मारो, क्या करो? इनका विथड्रॉ करो। समझ आ रहा है? तो ये जो बंदा ऐसा है ना, जो एनकरेज कर रहा है, उकसा रहा है या सेड्यूस कर रहा है, जो भी है, के लिए बोल रहा है इसको मौत की सज़ा मिल सकती है। समझ आ रही है? नेक्स्ट आइए, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। लो भाई, झूठे सबूत देना या तो फैब्रिकेट करना, फॉल्स एविडेंसेस अपॉन व्हिच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ। लो भाई, आपने इस तरीके से झूठे एविडेंस दे दिए या इस तरीके से फैब्रिकेट करा है एविडेंसेस को, ठीक है? और उस एविडेंस से क्या हुआ? उस एविडेंस से क्या हुआ? जो झूठे आपने सबूत दिए उससे क्या हो गया? किसी इनोसेंट इंसान को मौत की सज़ा मिल गई थी, ठीक है? और मौत की सज़ा मिल गई थी मतलब आपके झूठे एविडेंस से किसी को डेथ पेनल्टी मिल गई, ठीक है? और बाद में आप पकड़े गए और ये पता चल गया कि आपने झूठे सबूत दिए थे जिसकी वज़ह से सामने वाले को डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, ठीक है? तो भाई साहब अब आपको भी सज़ा मिलेगी। आ रहा है समझ? ये बोल रहा है। नेक्स्ट, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ माइनर और इनसेन पर्सन। लो भाई, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, लो भाई आप किसी भी माइनर है कोई या इनसेन पर्सन है, तो आप असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, इसलिए सुसाइड करने के लिए, ठीक है? तो भाई साहब आप जाएँगे अंदर, ठीक है? अबेटमेंट अगर आपने करी तो। क्लियर है? नेक्स्ट है अटेम्प्टेड मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट। जैसे अटेम्प्टेड मर्डर, अटेम्प्ट कर रहे हो मर्डर का, कौन कर रहा है अटेम्प्ट का मर्डर? बाय अ लाइफ कन्विक्ट। लाइफ कन्विक्ट मतलब जिसको ऑलरेडी उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, जिसको ऑलरेडी उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, वो क्या कर रहा है? अब उम्र कैद की सज़ा मिली है तो ऑब्वियस सी बात है वो जेल में है। जेल में है। अब वहाँ पे क्या कर रहा है? मर्डर अटेम्प्ट अगर उसने किया, ठीक है? किसी भी कैदी एंड ऑल है या कोई भी वहाँ पे अंदर है, इसका क्या करा उसने? अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर मर्डर उसने कर दिया जेल में ही, तो भाई साहब मर्डर की सज़ा तो ऑलरेडी डेथ पेनल्टी है, अब तो ऑलरेडी है। अगर आपने अटेम्प्ट भी करा मर्डर का, और कहाँ पे? और अटेम्प्ट कौन कर रहा है? देखो ध्यान से रखो, अटेम्प्ट टू मर्डर अगर नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल कोई इंसान है, बाहर है, ठीक है? जेल-एल में नहीं है, जिसको कोई उम्र कैद एंड ऑल नहीं हुई है। अगर नॉर्मल इंसान है वो अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो उसको मौत की सज़ा नहीं होती, उसकी पनिशमेंट्स अलग हैं। समझ आ रही है? मगर जेल के अंदर जो पर्सन है जिसको ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, ध्यान रखना, नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट नहीं, ठीक है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी उम्र कैद हुई हुई है, समझ आ रही है? और अंदर जेल के वो क्या कर रहा है? अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है अगर, ठीक है? अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, भाई साहब, अब आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? डेथ पेनल्टी। समझ आ रही है? आपको लटका दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई साहब इसको फांसी में लटका दो, नहीं तो ये किसी का और का खून ना कर दे। क्योंकि उसको तो पता है कि भाई साहब मेरी तो उम्र कैद हो चुकी है, अब मेरी तो ज़िंदगी भर यहीं पे जेल में ही है, मुझे तो अब निकलना ही नहीं है यहाँ से। तो एक काम करो दूसरों को ही जान ले लो। समझ आ रही है? क्लियर? तो अगर ऐसा कोई करता है, भाई साहब क्या होगा? डेथ पेनल्टी उसको भी मिले। आता है समझ? अब नीचे आइए, मॉब लिंचिंग। अब देखिए आपको बताऊँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो हैं, ये तीनों जो आपके ऑफेंस हैं, ठीक है? ये न्यूली इंसर्ट हुए हैं, न्यूली इंसर्टेड इन बीएनएस। ये पहले नहीं हुआ करते थे। समझ आ रहा है? इनकी सज़ा पहले मौत की नहीं होती थी, ठीक है? अब इनको न्यूली इंसर्ट किया गया है किसके अंदर? न्यूली इंसर्ट किया गया है बीएनएस में। और अगर आप ये ऑफेंस करते हो, चाहे मॉब लिंचिंग का करते हो, चाहे आप टेररिज्म का करते हो, चाहे आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हो, तो उस केस में आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी।
मगर सर अच्छा सर ये बताइए कि सर मॉब लिंचिंग है क्या? अब आपके सिलेबस में देखिए मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं है, टेररिज्म के बारे में नहीं है, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के बारे में नहीं कि भैया बताइए ऑफेंसेस क्या होते हैं, नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस इतना ही है। अगर मैं फिर भी आपको इनके बारे में बता दे रहा हूँ और फिर भी मैं एक स्लाइड बना के लाया हूँ जिसमें लिखा है सब कुछ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? समझ सकते हो, मैं भी आपको हल्का समझा दे रहा हूँ। क्लियर है? मॉब लिंचिंग का मतलब क्या हो रहा है? मॉब लिंचिंग का मतलब देखिए सिंपल सा मॉब लिंचिंग का मतलब क्या हो रहा है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा मिल के लोग किसी को क्या कर रहे हैं, जान ले रहे हैं किसी की, ठीक है? 5 या 5 से ज़्यादा समझ आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं, मिल के क्या कर रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ क्या? ऑन द बेस ऑफ कास्ट, द बेस ऑफ रिलिजन, ये देखिए लिखा है मैंने, सब लिखा हुआ है, देखिए, बताता हूँ आपको। ये देखिए। देखिए क्या लिखा है, मैंने बहुत डिवाइड कर दिया, बहुत अच्छे पॉइंट्स में बना दिया। देखिए, ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, पहला ग्रुप कितने का है? 5 या 5 से ज़्यादा के लोग हैं, एक्टिंग इन कंसर्ट, साथ में कर रहे हैं काम और क्या कर रहे हैं? मर्डर कमिट कर रहे हैं। मर्डर कमिट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं मर्डर? क्यों कर रहे हैं मर्डर? ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, ऑन द ग्राउंड ऑफ कम्युनिटी, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज और ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर या इनसे मिलते जुलते कोई भी ग्राउंड पे अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी भी इंसान का अगर मर्डर कर देते हैं तो बोला जाता है द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। आ रहा है समझ? क्या बोलते हैं? द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। और अगर आप ये ऑफेंस करते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो सजा है, देन ईच मेंबर जितने भी लोग हैं जिन्होंने मिलकर करा है, shall be punished, shall लिखा है, shall be punished with death। आ गया डेथ वाला पॉइंट, आ गया विद डेथ। या तो imprisonment फॉर लाइफ एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, ठीक है? या तो भाई डेथ पेनल्टी साथ में फाइन देना पड़ेगा, या तो imprisonment फॉर लाइफ और साथ में आपको फाइन देना पड़ेगा। आ रहा है समझ? समझ आ रहा? तो मेरा बस आपको ये दिखाना था कि डेथ पेनल्टी मिल रही कि नहीं मिल रही। देख लीजिए डेथ पेनल्टी लिखी हुई, डेथ पेनल्टी लिखा हुआ क्लियर है। मॉब लिंचिंग समझ आती है। टेररिज्म का मतलब क्या है? टेररिज्म मतलब कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है, और टेररिस्ट अटैक करने का मतलब क्या कर रहा है? हाँ, हमारी भारत की क्या कर रहा है? देखिए, डिफाइंस टेररिज्म इज एन एक्ट दैट इंटेंड्स टू, टेररिज्म क्या है? टेररिस्ट अटैक क्या होता है? ये एक ऐसा एक्ट होता है विच इंटेंड्स टू, जिसकी इंटेंशन क्या होती है? थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। यही होता है टेररिस्ट एक्ट। इंटिमिडेट द जनरल पब्लिक और डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। समझ आ रही है? यही काम होता है, ठीक है? टेररिज्म को इसी को बोलेंगे। और अगर आपने क्या लिखा, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग और कमिटिंग टेररिज्म इंक्लूड, या तो अगर आपने अटेम्प्ट कर रहे हो या तो आप कमिट कर दे रहे हो टेररिज्म को, उसके लिए भी देखिए सजा आपकी क्या लिखा है, डेथ। क्या लिखा है? डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ रुपीज 10 लाख इफ इट इज रिजल्ट इन द डेथ ऑफ अ पर्सन। देखिए डेथ पेनल्टी लिखेगी, मिलेगी अगर, कब मिलेगी? अगर आपके उस टेररिस्ट अटैक से, ठीक है, या टेररिस्ट एक्ट से किसी की अगर डेथ हो जाती है तो आपको भी डेथ पेनल्टी मिलेगी। समझ आ रही है? जैसे आपका वही था ना, आपको जैसे ये आपका अजमल कसाब वाला केस था जब अटैक हुआ था 26/11, ठीक है? या तो भाई जो बॉम्बिंग वाला केस है 1993 में याकूब मेमन वाला, वहाँ पे क्या लोगों की डेथ नहीं हुई थी क्या? हाँ, लोगों की डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? भाई ताज होटल में तो भाई साहब पता नहीं कितनों को उड़ा दिया था अजमल कसाब ने तो। समझ आ रही है? कितनों को तो जान ही ले ली थी। तो भाई आपने क्या करा, आपके टेररिस्ट अटैक से किसी की डेथ हुई तो उसको भी डेथ पेनल्टी ली थी। समझ आ रहा है? तो वही बोल रहा है एक तरह। क्लियर है? और या तो बोल रहा है, या तो इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 years एंड लाइफ, लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकती है, एंड अ फाइन ऑफ एटलीस्ट 5 लाख रुपीज। क्लियर है? या तो ये सजा मिलेगी या तो ये सजा मिलेगी। और ये ऊपर वाली सजा ऑब्वियस सी बात है, डेथ पेनल्टी तभी मिलेगी जब आपके उस टेररिस्ट अटैक से किसी की डेथ हुई हो। और डेथ नहीं हुई है आपके अटैक से कुछ भी, तो फिर आपको वहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। आ रहा है समझ? टेररिज्म समझ आ रहा है? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब बड़े ऑर्गेनाइज मैनर में रह के आपने कोई क्राइम करा है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब कोई भी ऑफेंस हो रहे हैं, जैसे कि किडनैपिंग हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, लैंड ग्रैबिंग हो रही है, फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। ये कर कौन रहा है? कैरीड आउट ऑन बिहाफ ऑफ अ क्राइम सिंडिकेट। मतलब अगर कोई भी लोग ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब इंक्लूड ऑफेंसेस सच एज, कौन कौन से? अगर कोई किडनैपिंग हो रही है किसी की, एक्सटॉर्शन हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि भाई इसको उड़ाना है, इसको मारना है, कोई पर्सन तो कर रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन कर रहे हैं। मगर जो भी ये लोग कर रहे हैं, ये खुद से नहीं कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं?
ये जो कैरी आउट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्राइम सिंडिकेट, जो बड़ी-बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये उनके बिहाफ पे कर रहे हैं, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनको इन उन्होंने बोला है, जो बड़ी-बड़ी आपकी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनको क्रिमिनल क्राइम सिंडिकेट को आप क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस बोल लो, माफियाज बोल लो, बड़े-बड़े गैंग्स बोल लो, समझ आ रही है? उनके बिहाफ पे ये काम हो रहा है, समझ आ रही है? मैं नॉर्मल इंसान हूँ, आप नॉर्मल इंसान हो, कोई मिस्टर एक्स है, कोई मिस्टर वाई है, अगर वो जाके एक्सटॉर्शन कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है एंड ऑल कर रहा है, वो तो फिर ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग बन जाएगा, ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन बन जाएगा, उसके प्रोविजंस अलग दिए हुए हैं, उसके प्रोविजंस अलग दिए हैं। मगर यहाँ पे जो ये काम हो रहे हैं, ये ऑफेंसेस हो रहे हैं, यहाँ पे जो कोई ऑफेंसेस ये कर रहा है, ये वाले, हाँ, ये जो भी ऑफेंसेस यहाँ पे कोई कर रहा है, ये अपने लिए नहीं कर रहा है, ये किसी के बिहाफ पे कर रहा है, बड़ी-बड़ी जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बिहाफ पे करा जा रहा है, उन्होंने भेजा है, लश्कर-ए-तैयबा के बिहाफ पे आके काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया जाओ उड़ा दो, किडनैप कर लो, ठीक है, वसूली करो जाके आके और साइबर अटैक करो, ठीक है, उनके बिहाफ पे करवा रहे हैं। ई कंपनी पता है? किसकी है डी कंपनी? दाऊद इब्राहिम, अल-कायदा, सब क्या है? ये सब आपके क्राइम सिंडिकेट हैं। ये सब क्या है? क्राइम सिंडिकेट, पता है आपको? आपको पता है सबसे बड़ा आज की डेट में क्राइम सिंडिकेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कौन-सी है? वो इटली की है, ब्रात्वा, ठीक है, BRATVA, ब्रात्वा। ठीक है? ये इटली की सबसे बड़ी, अब इटली क्या, क्या मैं बोलता हूँ पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्राइम सिंडिकेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को माना जाता है आज की डेट में। एक और है याकुज़ा, याकुज़ा जापान की है याकुज़ा, ये सब क्राइम सिंडिकेट्स हैं, ठीक है? क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके। क्लियर है? आता है समझ? हाँ, इटली की एक और है कमोरा, इटली की एक और है कमोरा, ठीक है? क्लियर है? तो ये सब क्या है? अलग-अलग क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम्स करवाते हैं, ठीक है? ये अलग-अलग ऑफेंसेस करवाते हैं, ठीक है? तो अगर ये सब ऑफेंसेस हो रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अ क्राइम सिंडिकेट, तो हम मान लेंगे इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर होता है, ठीक है? तो उनकी सज़ा देख लीजिए क्या लिखा है। अटेम्प्टिंग और कमिटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विल बी पनिशेबल विद डेथ ऑफ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ रुपीज़ इफ इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ अ पर्सन, सेम चीज़, और या तो भाई इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 ईयर्स एंड लाइफ एंड फाइन एट लीस्ट 5, ठीक है? तो हमारा मतलब था डेथ वाले से, ठीक है? डेथ पेनल्टी। आ रहा है समझ? डेथ पेनल्टी समझ आ रही है? जो ऑफेंसेस समझ आ गए? बोलो, आ गए? तो ये आपके अलग-अलग ऑफेंसेस थे, ठीक है? इन आइदर ऑफ द केसेस, अब क्या लिखा हुआ है? इन आइदर ऑफ द केसेस, कोई भी केस हो, ऊपर में जितने भी लिखे, इन आइदर ऑफ द केसेस एंड द कोर्ट डिसाइड्स दैट death penalty is the appropriate sentence to be imposed in the light of gravity of matter, gravity का मतलब seriousness of matter, and consequences of the offense committed, and the absence of mitigating factors, then the court has to give special reasons as to why the court, ठीक है? अब कोर्ट अगर डेथ पेनल्टी दे रहा है, सब कुछ देख के, जितने भी फैक्टर्स है सब कुछ देख के कोर्ट ने अगर डेथ पेनल्टी दी है, तो कोर्ट को प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी कि भाई साहब जो डेथ पेनल्टी दी गई है वो किस बेस पे दी गई है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, पब्लिक के सामने रीजनिंग आ जाए प्रॉपर, ठीक है? और कोर्ट भी पब्लिक भी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई ये कारण के चक्कर में कोर्ट ने क्या दिया है, डेथ पेनल्टी दी है। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? ठीक है? तो कोर्ट को रीजनिंग देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि खाली बस मन में आया डेथ पेनल्टी दे दिया, ऐसा नहीं है, प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी। कौन से बेस पे, कौन-कौन से फैक्टर्स को आपने कंसिडर किया है, ठीक है? कौन-कौन से एविडेंस के बेस पे आपको ऐसा लगा कि भाई ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है, ठीक है? और आपने डेथ पेनल्टी दी, प्रॉपर रीजनिंग भी देनी पड़ती, आता है समझ? ये था ऑफेंस ये था पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट आपकी पनिशमेंट जो है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या हो रहा है? अंटिल योर लास्ट ब्रेथ, जब तक इंसान जिंदा है तब तक की उसको जेल की सजा होती है, उसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। समझ आ रहा है? क्लियर? तो बोल रहा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है भाई साहब, रिग्रेस जो लाइफ उम्र कैद होती है ना, वो रिग्रेस टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट होती है। समझ आ रही है? कोई नॉर्मल रूटीन नहीं रहेगा आपका, कोई नॉर्मल रूटीन नहीं, सुबह की चाय मिल रही है भैया, आप टीवी देख रहे हो, आप वहाँ बैठ के एसी देख रहे हो, कोई काम धाम नहीं कर रहे हो, एकदम नहीं, ये सब काम नहीं होता। रिग्रेस का मतलब होता है भाई साहब, यू विल पुट इनटू द हार्ड लेबर, आपसे अच्छे से काम करवाया जाएगा। आता है समझ? क्लियर है? और आपको दिहाड़ी एंड ऑल भी दी जाएगी, ऐसा नहीं है पैसा नहीं दी जाएगा, आपको दिहाड़ी भी दी जाएगी। क्लियर है? आता है समझ? चलिए भई, और क्या लिखा है? टिल द लास्ट ब्रेथ, ये समझ आ रहा है? कब तक? टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द कन्विक्ट। द जनरल पब्लिक थिंक्स, अब भाई हम जैसे इंसान क्या सोचते हैं? अब हम जैसे अगर भाई कोई उम्र कैद अगर होती है,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है तो हम लोग को भाई क्या क्या लगता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 साल की जेल। भाई साहब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 साल की जेल नहीं होती है, ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है? लगता लोगों को यही है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो 14 साल की जेल, अगर 14 साल की जेल ही कोर्ट को देना होता तो 14 साल की जेल सीधा बोलता है ना स्पेसिफिक टेन्योर, इसलिए बोलता ना कि भाई इस बंदे को 14 साल की जेल कर देते हैं, वही बोल सकता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों बोल रहा है फिर? ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि 14 साल, ऐसा नहीं है, देखिए लिखा है, द जनरल पब्लिक थिंक्स दैट imprisonment फॉर लाइफ मीन्स ओनली 14 years ऑफ imprisonment एंड द convict shall be released as soon as 14 year period is period is lapsed. It is a wrong presumption, ये presumption जो है आपकी गलत है। द लाइफ कन्विक्ट इज नॉट एंटाइटल टू ऑटोमेटिक रिलीज, देखिए लिखा है ऑटोमेटिक रिलीज नहीं हो जाता उसका ऑन द कंप्लीशन ऑफ 14 years of imprisonment unless on a special occasion the government may pass an order considering the behavior and conduct of the convict remitting the balance। अच्छा ये बताए कब होता है, ये चीजें कब होती है, बहुत रेयर होती हैं, कि अगर आपका व्यवहार जेल के अंदर बहुत बढ़िया था, ठीक है, आप सही से सब कुछ काम कर रहे थे, आपका बिहेवियर सबके प्रति बहुत अच्छा था, लड़ाई झगड़ा आप एकदम नहीं करते थे, अपने से मतलब रखते थे, ठीक है, उसके बाद अगर सरकार को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई ये बंदा सुधर गया है 14 साल में, इसको अकल आ गई है, 14 साल 20 साल जो भी है, ठीक है, जब भी उनको लगे, जरूरी नहीं 14 साल, मिनिमम 14 साल, कम से कम 14 साल, 14 साल के बाद कभी भी अगर सरकार को ऐसा लग रहा है, जेल अथॉरिटी ने बताया गवर्नमेंट को भाई इसका बिहेवियर बहुत बढ़िया था, इसका कंडक्ट बहुत अच्छा था, तो गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है, फिर बाद में उसकी सजा को माफ कर सकती है, बैलेंस सजा जो भी उसकी उम्र कैद वाली है वो माफ कर सकती है, उसको रिलीज कर सकती है, मगर कम से कम एटलीस्ट 14 साल के बाद से। समझ आ रहा है? ये होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ आ रहा है? कहीं कहीं 14 साल बोलते हैं, कहीं कहीं 20 साल बोलते हैं, ठीक है, 20 साल बोला जाता है कि भाई 20 साल कम से कम रहेगा, उसके बाद अगर उसका बिहेवियर एंड ऑल अच्छा है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, मगर ये नहीं कि ऑटोमेटिक रिलीज हो रहा है। समझ आ रहा है? ऑटोमेटिक रिलीज नहीं होता, आपकी तो भाई सजा जो है वो तो आपकी आखिरी सांस तक है। समझ आ रही है? जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक आप जेल पे ही रहेंगे, ये सजा तो ये है। वो तो अगर तरस आ गया आपके ऊपर सरकार को तो बात है, तब आपको छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि यू विल बी रिलीज्ड ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर ऑफ 14 और 20 इयर्स एज द केस में भी। समझ आ रही? ऐसा नहीं होता। लाइफ इम्प्रिजन मीन्स टिल योर लास्ट ब्रेथ। क्लियर है? आता है समझ? और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा बहुत जगह है, और आपको अभी मैंने लेटेस्ट केस बता दिया है संजय रॉय वाला जो उसको मिली है अभी तक, ठीक है? अभी तक जो मिली। क्लियर है? आसाराम बापू, राम रहीम एंड ऑल मिली है, ठीक है? आता है समझ? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो हमारी पनिशमेंट होती है वो होती है इम्प्रिजनमेंट। और इम्प्रिजन मतलब कि आपकी इम्प्रिजनमेंट कौन वाली है? ये इम्प्रिजनमेंट फॉर स्पेसिफिक टेन्योर वाली है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है? समझ आ रही? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक टेन्योर वाली जो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। अब ये जो भी इम्प्रिजनमेंट होती है ये रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। रिगरस का मैंने आपको मतलब बता दिया, देखिए लिखा भी हुआ है, इन रिगरस इम्प्रिजनमेंट द कन्विक्टेड पर्सन इज पुट टू, देखो लिखा है हार्ड लेबर करवाया जाएगा, ठीक है, हार्ड लेबर उससे करवाया जाएगा, सच एज डिगिंग अर्थ, कटिंग स्टोन्स, एग्रीकल्चर, ग्राइंडिंग थॉर्न्स, ड्राइविंग ड्राइंग वाटर्स, कारपेंट्री एक्सेट्रा, ठीक है? समझ आ रही है? और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट द ऑफेंडर्स इम्पोज हार्ड लेबर, जिनसे आप हार्ड लेबर करा रहे हो, शुड बी पेड मिनिमम, और इनको भाई मिनिमम वेजेस भी इनको पे होती है। समझ आ रही? मतलब आप आराम नहीं फरमाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? दिस पनिशमेंट इज इम्पोज फॉर द लाइटर ऑफेंस, अगर आपने छोटे छोटे मोटे अपराध एंड ऑल करे हुए हैं, ठीक है, छोटे मोटे तो आपको भाई जेल तो भेजा जाएगा, मगर वहां पे आपको कोई ऐसा हार्ड लेबर एंड ऑल नहीं कराया जाता, ठीक है? एग्जाम्पल, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन, डिफमेशन एक्सेट्रा, ठीक है? एब्सकॉन्डिंग मतलब कोर्ट आपको समन भेज रहा है और आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, छुप रहे हो, भाग रहे हो इधर उधर, तो दैट कोर्ट का समन आप तक ना आ पाए और आपको फिर अपीयर होना पड़ेगा। समझ आ रही है? क्लियर? और बाद में आप पकड़े गए, जब पकड़े गए तो भाई आपको फिर सजा होगी, और सजा होगी तो वो जो भी आपकी जेल एंड ऑल है वो सिंपल रहेगी, डिफेमेशन एक्सेट्रा, ठीक है? तो बहुत से ऐसे अपराध हैं, ऑफेंसेस हैं जिसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। क्लियर है? बोलिए भाई, आ रहा है समझ? क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट आपकी इम्प्रिजनमेंट है दैट इज फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब भाई प्रॉपर्टी की आपको क्या कर रहे हैं, जब्त कर ले रहे हैं, ठीक है? देखिए क्या लिखा है, फॉरफीचर इज द डाइवर्सिटीचर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विदाउट कंपनसेशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम डिफॉल्ट और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। तो फॉरफीचर क्या है? फॉरफीचर मतलब डाइवर्सिटीचर मतलब हो रहा है सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। भाई आपकी प्रॉपर्टी को हमने क्या करा,
आप फ्रॉड करके भाग गए हो देश छोड़ के, हाँ, घपला करके चले गए हो, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का घपला करके चले गए, भाग गए यहाँ से, ठीक है। अब भाई साहब जो नुकसान हुआ है सरकार को वो कैसे निकालेगी भाई साहब? जितनी बड़ी बड़ी आपकी संपत्ति है ना, जितने बड़े बड़े आपने फार्म हाउस, बंगले, प्रॉपर्टीज एंड ऑल ली है ना, सबको क्या करेगी? जब्त करेगी। तो सबका क्या करेगी? नीलामी करेगी, सबको बेचे बाचेगी और वहां से पैसा रिकवर करेगी। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो फॉरफीचर क्या हो रहा है यहाँ पे? डाइवेस्टेचर ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विदाउट कंपनसेशन, कोई और कंपनसेशन कोई नहीं मिलेगा उसका आपको, ठीक है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम डिफॉल्ट और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। क्लियर है? अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि कानून मना करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी को भी हम क्या कर सकते हैं? कब्जा करके बेच करके अपना पैसा अपना निकाल सकते हैं। द कोर्ट में ऑर्डर फॉर द फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द अक्यूज्ड इन सर्टेन ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन वहां पे कोर्ट कर सकता है ऑर्डर। द कोर्ट आर एम्पावर्ड टू फोरफीट द प्रॉपर्टी ऑफ द गिल्टी अंडर सेक्शन, ये भी है कोर्ट के पास जो पावर आई है ना, कोर्ट के पास जो पावर है टू फोरफीट ऑफ प्रॉपर्टी, ये कहां से मिल रही है कोर्ट को पावर? सेक्शन नंबर 154 एंड सेक्शन नंबर 155 ऑफ बीएनएस से इनको पावर मिलती है। कोर्ट ये ऑर्डर या फैसला दे सकता है फॉर द प्रॉपर्टी। आ रहा है? समझ आ रही है? एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नीरव मोदी हो गए, आपके आपके आपका क्या नाम है उसका, विजय माल्या हो गया, ये सब आपका इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर है? आता है समझ? बोलिए भाई। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फाइन। फाइन, ठीक है। फाइन क्या है? फाइन देखिए क्या है, कोर्ट में इम्पोज अ फाइन अलोंग विद और विदाउट पनिशमेंट, ठीक है। विद या विदाउट पनिशमेंट आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा रहता है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। या तो कहीं का लिखा रहता है विल बी, अब कहीं कहीं लिखा रहता है अच्छा, कहीं का ऐसा लिखा है खाली फाइन इम्पोज लिखा रहता है, ठीक है। हाँ, विल बी लाइबल टू पे अ फाइन ऑफ रुपीज, जो भी लिखा है वहाँ पे, क्या पता इम्प्रिजनमेंट ना लिखा हो, ठीक है। तो कभी कभी होता है जो फाइन जो होता है वो इम्प्रिजनमेंट के साथ भी होता है, ठीक है, या तो इम्प्रिजनमेंट के अलावा भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखोगे इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लिखा रहता है कि आपको सजा भी होगी, मतलब जेल भी जाना है और साथ में फाइन भी देना है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, तो मतलब वहाँ पे क्या है, चाहे आपको इम्प्रिजनमेंट दे दे कोर्ट, चाहे आपको फाइन खाली दे दे, चाहे दोनों दे दे, दोनों कोर्ट के ऊपर है। तो लैंग्वेज पे रहेगा, कहीं और के साथ होता है, कहीं एंड के साथ होता है। तो अभी लिखा हुआ है द कोर्ट में इम्पोज फाइन अलोंग विद इम्प्रिजनमेंट या विदाउट इम्प्रिजनमेंट, दोनों हो सकता है। जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लिखा है तो मतलब दोनों मिलेगा, फिर आपको सजा दोनों मिलेंगी। और अगर वहाँ लिखा है इम्प्रिजनमेंट और फाइन लिखा है और बोथ लिखा है तो वहां पे भी दोनों भी दे सकता है या तो एक दे सकता है कुछ। अरे समझ, वो लैंग्वेज पे रहेगा। फाइन इज अ फोर फीचर ऑफ मनी बाय वे ऑफ पेनल्टी, ठीक है। फाइन क्या है? एक फाइन क्या है? एक फोर फीचर ऑफ मनी है, ठीक है, मगर ये बाय वे ऑफ पेनल्टी है कि एक पेनल्टी की तरह आपसे लिया जा रहा है। मगर फाइन और पेनल्टी दोनों अलग अलग चीज है, दिमाग में रखना, अभी आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। आगे टॉपिक आएगा डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर आपने फाइन नहीं दिया तो इम्प्रिजमेंट में बी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट। इम्प्रिजनमेंट, अगर आपने फाइन नहीं दिया ना, जैसे आपको बोला गया कि आपको फाइन लगाया गया, आपको 5,000 का, 10,000 का आपके ऊपर क्या लगाया गया है? फाइन इम्पोज करा है, मगर आपके पास पैसे ही नहीं देने के लिए, तो कोर्ट उसमें बोलता है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो एक काम कर लीजिए, आप उसके बदले में ना कुछ टाइम के लिए सजा काट लीजिए, ठीक है, जेल में रह लीजिए। अब कितने टाइम के लिए सजा काट लीजिए ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी आगे एक टॉपिक आएगा, ठीक है, इसमें अभी एक टॉपिक आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इन जनरली होता है 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होती है जो कि कोर्ट इम्पोज कर सकता है उसका 1/4 होता है कि आपको वहाँ पे सजा काटनी पड़ेगी, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है, आगे अभी हमारा टॉपिक है वहाँ पे आपको बताऊंगा। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर फाइन की सजा आपके ऊपर लगाई गई है, पनिशमेंट मिली है, एंड इफ यू अनेबल टू पे दी फाइन, तो उस केस में क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट में बी इम्पोज्ड बाय दी कोर्ट, ठीक है। आता है समझ? चलिए, तो ये था फाइन की पनिशमेंट थी। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट, अच्छा एक पहले मैं इसको फाइन के साथ आपको इसका डिफरेंस बता दूं, पहले फाइन और पेनल्टी के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके बाद मैं कम्युनिटी सर्विस लास्ट पे आता हूँ, ठीक है। पहले इधर आओ, फाइन और पेनल्टी में थोड़ा डिफरेंस समझ लो, नीचे लिखा आपका टॉपिक होगा, ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड
पेनल्टी, क्या डिफरेंस है दोनों में? फाइन एंड पेनल्टी में डिफरेंस बताइए भाई क्या है? देखिए फाइन जो चीज है ना, फाइन फाइन जो है एक तरह से पनिशमेंट है, अभी आपने देख लिया, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट देख ली, तो वहां पे फाइन लिखा था, तो फाइन इसका मतलब एक क्या है, फाइन इज अ पनिशमेंट। अब पनिशमेंट कब मिलती है? पनिशमेंट कब मिलती है? पनिशमेंट तब मिलती है जब कोई आप अपराध करते हो, जब कोई आप ऑफेंस करते हो। और ऑफेंस किसको बोलते हैं? ऑफेंस किसको बोलते हैं? ऑफेंस किसको बोले? ऑफेंस कोई ऐसा एक्ट आप कर रहे हो जो कि कानून, जो कि लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, जो कि प्रोहिबिट कर रहा है, लॉ मना कर रहा है। अब लॉ में लिखा है कि आप मर्डर नहीं कर सकते, मगर आपने मर्डर किया है। कानून में लिखा है आप चोरी नहीं कर सकते, समझ आ रहा है, मगर आपने चोरी करी। ठीक है, तो मतलब प्रोहिबिट करना। तो कानून अगर कोई चीज को प्रोहिबिट कर रहा है, लॉ किसी चीज को क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है, और अगर हम वही काम करते हैं तो हमको भाई पनिशमेंट होती है, हमको फिर पनिशमेंट मिलती है, समझ आ रहा है, हमको सजा मिलती है। तो उसमें से एक सजा है जो है फाइन है। मतलब फाइन जो इम्पोज होती है, फाइन कब इम्पोज होती है? फाइन कब इम्पोज होती है? जब हम कोई ऑफेंस करते हैं, जब हम कोई ऑफेंस करते हैं, मतलब कि जो काम करने को हमको कानून ने प्रोहिबिशन लगाई है, मना किया हुआ है, और वो चीज़ अगर हम कर रहे हैं, उसके लिए फाइन इम्पोज, समझ आ रहा है, उसके लिए फाइन इम्पोज होती है। और जो आपका पेनल्टी है, पेनल्टी जो है, वो पेनल्टी क्या होता है? पेनल्टी जो होती है कि आपने, आपके ऊपर कोई स्टिपुलेशन है, ठीक है, कि आपको ये चीज़ करनी पड़े, कि आप उस स्टिपुलेशन को पूरा नहीं कर रहे हो, मतलब आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। आप किसी का क्या कर रहे हो? नॉन कंप्लायंस, आप किसी का नॉन फुलफिलमेंट हो रहा है, ठीक है, कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे होता है ना, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि आपको इतने दिन में आरओसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल फाइल करने पड़ेंगे, ये फॉर्म फाइलिंग एंड ऑल करनी पड़ेगी, होता है ना। मगर अगर आप फॉर्म फाइलिंग एंड ऑल नहीं करते हो, ये सब चीज़ें नहीं करते हो, तो वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे लिखा रहता है द पेनल्टी ऑफ दिस मच अमाउंट विल बी इम्पोज्ड, लिखता है कि नहीं लिखा रहता? समझ आ रहा है? तो एक आपकी स्टिपुलेशन होती है, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, मगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो, तो उस केस में क्या लग जाता है? पेनल्टी लगता है। तो पेनल्टी क्या होता है? पेनल्टी जो आपका हो रहा है, पेनल्टी जो हो रहा है, वो अगर आप मतलब नॉन कंप्लायंस करते हो किसी भी चीज़ का, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, ठीक है? और फाइन जो है वो एक तरह से पनिशमेंट है, क्लियर है? पनिशमेंट है कि मतलब उस काम के लिए जो कि आपको प्रोहिबिट कर रहा है लॉ। देखिए लिखा हुआ है, फाइन अकॉर्डिंग टू द मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, फाइन को क्या बोला गया है? अ सम इम्पोज्ड, ये देखिए, अ सम इम्पोज्ड एज़, क्या लिखा हुआ है? एज़ पनिशमेंट फॉर एन, ये पनिशमेंट के तौर पे लगती है फाइन, तब हम फाइन बोलते हैं। आगे, penalty. According to Merriam-Webster dictionary, the sufferings or the sum to be forfeited to which a person agrees to be subjected in case of non-fulfillment of stipulations. लो भाई, अगर आपने कोई भी stipulation जो आपके ऊपर लगाई गई है, अगर आप उसको fulfill नहीं करते हो, comply नहीं करते हो, तो उसके लिए जो आपसे पैसा लिया जा रहा है, जो आपको sufferings हो रही हैं, तो बोलते हैं penalty। इसका analysis देखिए नीचे है, थोड़ा simple words में। An inference may be drawn from the definition above that fine are against, देखो fines का मतलब क्या हो रहा है इन शॉर्ट में? fines are against offenses and penalties are against non compliances, सिंपल सी वर्ड ये, ठीक है? fines are against offenses and penalties are against the non compliances, ठीक है? आता है समझ? चलिए भाई, according to section number 2 clause 38 of the General Clauses Act, offense shall mean any act or omission made punishable by law for the time। सर ये हमको आता है सर, सर ये तो हमको आता है, हमने, आपने मुझे शुरू से बता दिया हम लोगों को कि अब देखिए जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी डिफाइंड है ऑफेंस को क्या बोला जाता है, ठीक है? और सर ये तो हम लोग को पता है, कोई एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज एन ऑफेंस, ये तो हमको पता है। चलिए आगे, अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, द मीनिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या है? नॉन कंप्लायंस, जहाँ पे आपका पेनल्टी इम्प्लोज हो रही है, तो नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑफ दी स्टिपुलेशंस इज फेलियर और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद समथिंग। नॉन कंप्लायंस का मतलब है आप या तो फेल हो रहे हो, या तो आप रिफ्यूज कर रहे हो। फेल हो रहे हो या तो आप कर नहीं पा रहे हो, या तो आप जानबूझ के रिफ्यूज कर रहे हो किसको? टू कंप्लाई विद समथिंग सच एज रूल और रेगुलेशंस। जो अलग अलग रूल्स बने हैं, जो अलग अलग रेगुलेशंस बनी हुई है, ठीक है? कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में बहुत से रूल्स बने हैं, रूल्स में लिखा हुआ है कि ये काम आपको इतने दिन में करना है एंड ऑल लिखा रहता है, ठीक है? आपको वेरियस फॉर्म्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल फाइल करने पड़ते हैं, लिखा रहता है ना, तो वो रूल्स में लिखा हुआ है, और आप उन रूल्स का कंप्लाई नहीं करते हो, नॉन कंप्लायंस हो जाता है उन रूल्स का, तो भाई नॉन कंप्लायंस होगा तो क्या होता है? उसमें पेनल्टी इम्पोज होता है वहाँ पे, क्लियर है? अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट
we can analyze that the mention of fine and penalty in a particular provision may depend upon the nature of provisions, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, ठीक है। तो भाई अब कहाँ पे फाइन लिखा रहता है, कहाँ पे पर्टिकुलर प्रोविजन पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कहाँ फाइन लिखा रहता है, पर्टिकुलर सेक्शन में कहाँ पे पेनल्टी लिखा रहता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोविजन में कि भाई उस नेचर उसका क्रिमिनल है या आपका सिविल है। आपको बता देता हूँ, अगर नेचर आपका क्रिमिनल वाला होता है, वहाँ पे हर जगह आप देखोगे पेनल्टी रहेगी, तो हर जगह वहाँ पे फाइन रहेगी। क्रिमिनल नेचर अगर ज़्यादा रहे जहाँ पे रहेगा आप देखोगे वहाँ पे फाइन रहेगा, और सिविल वाला अगर नेचर ज़्यादातर रहेगा वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर वहाँ पे पेनल्टी रहेगी। समझ आ रही है? क्लियर है? ज़्यादातर बोल रहा हूँ, ठीक है? हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर वहाँ पे दिखे। क्लियर है? आगे आइए। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं और आपका सबसे बेस्ट है आपके कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल दिया और आपके मॉड्यूल से मैंने लिया है। आपके मॉड्यूल से लिया है, मॉड्यूल में ये दिया हुआ था तो वहीं से मैंने उठा लिया। देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और आपको आता होगा भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन 12, आपको पता है इससे रिलेटेड प्रोविजन है। सेक्शन 12 वाला रिलेटेड टू रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी होता है, उससे रिलेटेड प्रोविजन दिए हैं कि भैया आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस अपना बनाना पड़ेगा, लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बहुत से वहाँ पे सबसेक्शंस दिए हुए हैं, बहुत से सबसेक्शंस दिए हैं सेक्शन नंबर 12 के अंदर, बहुत से सबसेक्शंस है जो कि बात करता है रिलेटेड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस अपना चेंज करा तो भाई आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लिखा रहता है कि नहीं, वेरिफिकेशन कराना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, ये सब लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, और आपने पढ़ा होगा अच्छे से। वहाँ पे जो सेक्शन नंबर 12 है और सबसेक्शन 8 है, वहाँ पे क्या लिखा है, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10 सेक्शन 12, अगर आप सेक्शन 12 में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हो, नॉन कंप्लाइंस करते हो, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, कंपनी भी और हर एक ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी डे, जो भी लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा है पेनल्टी लगती है, लिखा है वहाँ पे पेनल्टी लगती है क्योंकि आपने नॉन कंप्लायंस की। आ रहा है समझ? तो ये पेनल्टी का था, ठीक है। और इन दिस प्रोविजन वी मे नोट दैट हियर द डिफॉल्ट इज इन नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, देयर द प्रोविजन क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ, देयरफॉर यहाँ पे क्या लग रही है, पेनल्टी लग रही है। समझ आ रहा है? तो नॉन कंप्लायंस हुआ। अगला सेक्शन एक और देखो, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 3 देखिए, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है आपका, सेक्शन 16 ये आपका रिलेटेड होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम से, याद है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम से आपका रिलेटेड है, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन कब होता है, रेक्टिफिकेशन कब होता है, अगर आपकी कंपनी ने किसी ऐसा नाम रख लिया है जो कि भाई किसी दूसरी कंपनी से सिमिलर हो, आपको रेक्टिफाई करने के लिए बोला जाता है कि भाई इसको रेक्टिफाई करिए, ठीक है। या तो आपके जो कंपनी का नाम है आपने वैसा रख लिया जो कि किसी की रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से रिलेटेड हो, सिमिलर हो, आपको क्या बोला जाता है कि इसको रेक्टिफाई तुरंत के करिए। या तो आपका कोई जो नाम आपने रखा है कंपनी को इनअप्रोप्रिएट हो, आपको क्या बोला जाता है, रेक्टिफाई करिए, यही सब लिखा है ना, पढ़ा है आप लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूँ भैया कंपनीज एक्ट पढ़ा है आपने, ठीक है, प्रिज्यूम है ये, प्रिज्यूम करके चलूंगा। चलिए आगे, तो वहाँ का जो सेक्शन नंबर 16 है सब सेक्शन 3 है, वो क्या बोलता है, if a company makes default in complying with any direction given under section 16 subsection 1 में जो डायरेक्शन आपको दिया जा रही है, the company shall be liable with a fine, यहाँ पे फाइन लगेगा, सजा मिलेगी अगर आपने नहीं करा, फाइन of 1000 rupees for every day during which the default continues and every officer who is in default shall be punishable, मतलब कंपनी पे भी लगेगा और ऑफिसर्स पे भी लगेगा फाइन, which shall not be less than 5000 rupees but which may extend to कितना है आपका 1 लाख रुपीज। अभी इस प्रोविजन में जो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में जो है, वी मे नोट दैट देयर इज अ डिफॉल्ट इज इन नेचर ऑफ एन ऑफेंस, यहाँ पे ऑफेंस वाला नेचर है, ऑफेंसिव नेचर है, तो यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, फाइन इम्पोज, तभी यहाँ पे लिखा है। समझ आ रहा है? फ्रॉड के सेक्शंस भी कंपनीज एक्ट में दिए हैं, आई होप सेक्शन 464, वहाँ पे फ्रॉड का वहाँ पे सेक्शन है, अगर फ्रॉड होता है कंपनी में तो वहाँ पे देखिएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पे ना फाइन लगा हुआ है, ठीक है। फ्रैंक फ्रॉड क्या है, ऑफेंस है। बहुत कंपनीज एक्ट में ही आपको दिख जाएगा बहुत कुछ, आपको कहीं एग्जांपल ढूंढने की जरूरत नहीं है फाइन एंड पेनल्टी का, आपको वहीं दिख जाएगा, कहीं फाइन है और कहीं पेनल्टी है। तो फाइन का मतलब ऑफेंस कुछ, तब आपको सजा मिल रही है एज अ फाइन, और अगर पेनल्टी है तो मतलब आपने कोई नॉन कंप्लाइंसेस करे हैं, ठीक है। समझ आ रही है? नोट एक लिखा है, फर्दर इट में बी नोटेड दैट इन कंपनीज एक्ट वेयर मॉनेटरी पेनल्टी इज प्रोवाइडेड फॉर एनी डिफॉल्ट, अच्छा भाई मॉनेटरी पेनल्टी अगर लेगी कोई डिफॉल्ट के लिए, जनरली नो पनिशमेंट बाय वे ऑफ इम्प्रिजमेंट इज प्रोवाइडेड। अगर भाई मॉनेटरी पेनल्टी लगी होती है कंपनी एक्ट में, जनरली आप देखोगे, अब आप पढ़ लो आप दिखेगा आपको, पेनल्टी जहाँ पे लिखी हुई है ना वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे कभी भी इम्प्रिजनमेंट नहीं है, बट फाइन एंड इम्प्रिजमेंट आर मोस्टली प्रोवाइडेड
टुगेदर। देखिए देखो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट क्यों प्रोवाइड है, क्योंकि दोनों सर क्या है, दोनों दोनों क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। दोनों, फाइन भी एक पनिशमेंट का है और इम्प्रिजनमेंट एक पनिशमेंट होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, मोस्टली आप देखोगे ना तो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट एक साथ होता है, ठीक है। या तो लिखा रहेगा फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, या तो लिखा रहेगा फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, ऐसा लिखा रहेगा। समझ आ रहा है। मगर कहीं भी अगर पेनल्टी लगी है तो वहां पे आप देखोगे पेनल्टी खाली लिखा रहेगा कि आपको पेनल्टी इतने अमाउंट की देनी पड़ेगी। वहाँ पे कभी भी आप नहीं देखोगे कि वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दिखेगा, नहीं दिखेगा। समझ आ रही है? क्लियर है? आता है समझ? तो ये फाइन एंड पेनल्टी का डिफरेंस था। अब आते हैं वापस, लास्ट हमारा जो पनिशमेंट बची है वो थी हमारी कौन-सी? कम्युनिटी सर्विस की। कम्युनिटी सर्विस, अब कम्युनिटी सर्विस क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी सर्विस? कम्युनिटी सर्विस मैंने आपको बता दिया था कि समाज सेवा करना, ठीक है, छोटे-मोटे अपराध के लिए करना पड़ता है आपको, ठीक है? और कम्युनिटी के लिए मतलब सोसाइटी के लिए आपको कुछ अच्छे काम करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको पैसा या रेम्यूनरेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? देखिए क्या लिखा है, कम्युनिटी सर्विस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम अंडर द भारतीय न्याय संहिता। इट रिक्वायर्स ऑफेंडर्स, अब ये क्या करती है ये सर, इसमें आपको क्या करना पड़ता है अगर ये पनिशमेंट मिलती है? इट रिक्वायर्स ऑफेंडर्स टू परफॉर्म अनपेड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ देयर सेंटेंस। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफेंडर को अनपेड वर्क करना पड़ेगा, मतलब कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। किसके लिए? किसके लिए काम करना पड़ेगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और इससे क्या हो रहा है? रिड्यूस द बर्डन ऑन द प्रिजन सिस्टम। भाई देखो क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है? इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया है कि भैया देखो छोटे मोटे अपराध आपने करे हैं, ठीक है, छोटे मोटे अपराध आपसे हो गए, करना नहीं चाहते थे मगर भाई किसी के बहकावे में आ गए, कर दिया। तो कोर्ट इसमें ये, अब इसमें ये चाहता है, लॉ ये चाहता है कि भाई साहब ऐसा ना हो कि भाई अब छोटे मोटे अपराध करें जेल में डाल दो, छोटा अपराध आप करें तो जेल में डाल दो। भाई साहब जेल में भी जगह भी है, लिमिटेड है, समझ आ रहा है? जेल में जगह भी तो लिमिटेड है कि नहीं, लिमिटेड है। फिर आप जेल में डाल दो, फिर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करो एंड ऑल करो, समझ आ रही है? भाई दिक्कत आएगी, प्रिजन अथॉरिटी की भी बर्डन बढ़ जाएगा, समझ आ रहा है? तो इसको रिड्यूस करना था कि भाई साहब ऐसा ना करा जाए कि हर एक पर्सन को जेल ही में डाल दो, कुछ ऐसा काम कराया जाओ कि बंदा भी सुधर जाए और हमारा काम भी हो जाए। समझ आ रही है? क्लियर है? तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। कम्युनिटी सर्विस इज टिपिकली रिजर्व फॉर माइनर ऑफेंसेस। देखिए सिर्फ और सिर्फ माइनर ऑफेंसेस के लिए इसको रिजर्व किया गया है। ये जो सजा लाई गई है सिर्फ और सिर्फ माइनर ऑफेंसेस के लिए लाई गई है, नॉन वायलेंट क्राइम्स जो कि वायलेंट नहीं है, एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है जिसने पहली पहली बार कुछ ऑफेंस किया है। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो, एक बार करा, फिर दोबारा करा, फिर तिबारा, भाई साहब फिर आपको ये नहीं सजा मिलेगी, फिर तो ये समझ जाया जाएगा भाई साहब इसको जेल भेजो, इसको जेल की हवा थोड़ी खिलाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये सुधरेगा नहीं। जजेस हैव द डिस्क्रिशन, जजेस की डिस्क्रिशन है, जजेस की मर्जी है, इम्पोज कम्युनिटी सर्विस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑफेंस, ठीक है, द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एंड बैकग्राउंड ऑफ द, तो जज के ऊपर डिस्क्रिशन है कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट देने का। अगर जज जब भी कम्युनिटी सर्विस का आपका पनिशमेंट देता है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो भी अलग अलग फैक्टर्स चेक करेगा, उसके बेस पे देगा, और वो क्या क्या चीज़ें हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑफेंस चेक करेगा कैसा नेचर है, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस देखेगा कि किस सर्कमस्टेंसेज में ये काम किया गया है, ऑफेंस हुआ है, एंड बैकग्राउंड ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर का बैकग्राउंड देखा जाएगा, भैया ये तो बच्चा, अरे भाई ये तो बालक बड़े अच्छे घर का है, अच्छा भाई इसने तो बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई भी करी हुई है, हाँ, क्या समझेगा जज कि भैया गलती से इससे एक बार हो गया है, क्या बहकावे में आ गया तभी इसने हम कर दिया है, समझ आ रही है? हाँ, मगर कोई ऐसा लड़का है कि जिसका बैकग्राउंड भी खराब हो, हाँ, पहले से ही पता नहीं कितनी बार जेल जा चुका हो या पहले से कितने अपराध करा हो, पहले से पता नहीं कितने मुकदमे एफआईआर उसके अगेंस्ट ऑलरेडी दर्ज हुई हों, ठीक है? फैमिली अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो फैमिली में जितने लोग हैं वो पहले से पता नहीं जेल में बैठे हुए हैं या जेल से निकले हुए हैं, हाँ, कोई उम्र कैद काटा हुआ है, तब ये सब चेक करा जाएगा, उसके बेस पे ही क्या दिया जाएगा, ये पनिशमेंट दी। कम्युनिटी सर्विस एग्जांपल्स इंक्लूड क्लीनिंग, देखो आ गया एग्जांपल, क्या-क्या सज़ा मिल सकती है, लाइक क्लीनिंग पब्लिक स्पेसेस हो गया, वर्किंग विद एनजीओज़ हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और असिस्टिंग इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें असिस्ट करना हो गया, ठीक है? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। कम्युनिटी सर्विस हैज़ बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, जो भाई अब बीएनएस के अंदर कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है वो स्पेसिफिकली जो है, स्पेसिफिकली 6 पेटी ऑफेंसेस के लिए बताई गई है, और वो कौन-कौन से 6 पेटी ऑफेंसेस है नीचे, और ये आपको मैं लिख दे रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि भाई पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है।
ठीक है, 100% मुझे लग रहा है कि भाई साहब इसके बारे में पूछा ही जाएगा, कम्युनिटी सर्विस के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताओ। ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेन करिए कि भाई ये क्या है कम्युनिटी सर्विस। और इसमें आपको बताना पड़ेगा ये अलग अलग ऑफेंसेज हैं। नीचे लिस्ट दी है, सिक्स, 6 ही ऑफेंस बताए हैं, दीज आर द 6 ऑफेंसेज, और लिखा है 6 पेटी ऑफेंसेज, मतलब छोटे मोटे अपराध। पेटी ऑफेंसेज बता दिए गए हैं। इसमें क्या है कि आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, तो इन पनिशमेंट्स के ये जो आपके सेक्शन नीचे लिखे हुए हैं, ये देखिए, पहला आपका है, ये 6 लिखे हैं, 6 आपके अलग अलग ऑफेंसेस हैं, ये 6 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस हैं। इनकी जो सजाएं हैं उसमें कम्युनिटी सर्विस लिखी हुई है कि अगर आप ऐसे ऑफेंस करते हो तो आपको इसमें और कम्युनिटी सर्विस भी मिल सकती है, और ओ आर वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस की सजा भी आपको दी जा सकती है। ठीक है, खाली इन 6 ऑफेंसेस के लिए, इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट अभी तक कहीं और लिखी नहीं गई है। ठीक है, आगे लिखी जाएगी तो भाई चेंजेस होते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे भाई कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट कोर्ट दे सकता है? द नंबर 1 इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल ट्रेड, इलीगल ट्रेड। भैया अब एक बात बताए, ये जो लाइन लिखी है, ये सेक्शन जो आपका है सेक्शन नंबर 202, ये अब जो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने आपका भाई जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है ना, मैंने वहां से इसको कॉपी करके लिखा कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये सब लिखा हुआ है। बोले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल में लिखा है, ये देखिए, लिखा है, ये पहला पहला देख लो, ये लिखा हुआ है, दिख रहा है? पहला पहला दिख रहा है स्क्रीन पे? ये आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, ठीक है, सीएस का मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, ये देख लीजिए, ये सप्लीमेंट जो आया था आपका। ठीक है, क्लियर है? अब मगर, अब मगर ये जो लिखा है, अच्छा इसका मतलब जरा बताओ क्या हो रहा है आपके हिसाब से, मतलब क्या निकल रहा है जरा बताइए मुझे, इस लाइन का जरा मुझे मतलब बताओ, ये इसका इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट का मतलब समझ आता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इन इलीगल ट्रेड का मतलब हो रहा है, मतलब पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व हैं किसी इलीगल ट्रेड में अगर, तो उनको कम्युनिटी सर्विस की हम सजा देंगे, यही बोलना चाह रहा है ना? इलीगल ट्रेड, अच्छा इलीगल ट्रेड का मतलब क्या, मतलब इलीगल का मतलब अनलॉफुल, ट्रेड का मतलब क्या, ट्रेड का मतलब कोई बिजनेस हो गया, कोई ऑक्यूपेशन हो गया, यही हो रहा है ना? कोई प्रोफेशन हो गया, ट्रेड का मतलब यही होता है कि नहीं होता? कोई बिजनेस हो गया, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये बिजनेस ही तो है। बताओ, यही होता है ट्रेड की और कुछ होता है ट्रेड? यही होता है ट्रेड। ठीक है, तो अब इलीगल ट्रेड का मतलब क्या हो रहा है, मतलब कोई भी अगर कोई भी अगर पब्लिक, जो ये लाइन कह रहा है, जो ये लाइन कह रहा है, मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, ये गलत मतलब निकल रहा है यहाँ से, ये गलत, ये इंस्टीट्यूट से 100% मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, ये गलत है, ये लाइन नहीं लिखी है सेक्शन 202 की, ये हेडिंग है ही नहीं, ये हेडिंग नहीं है, उसकी हेडिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हेडिंग में भी आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, ये गलत है, अगर इसकी मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा, इसकी इंटरप्रिटेशन एकदम अलग निकल जाएगी। आप देखिए, आप मुझे खुद बताओ ना, आप बताइए मुझे, आप लोग बताओ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन इलीगल ट्रेड, इलीगल ट्रेड का मतलब क्या? इलीगल ट्रेड का मतलब क्या? इलीगल ट्रेड, ऐसा ट्रेड करना, ऐसा बिजनेस करना जो कि इलीगल है, जो कि इलीगल मतलब इलीगल काम, कोई इलीगल ट्रेड मतलब इलीगल काम कोई कर रहा है ना। इलीगल का मतलब क्या, अनलॉफुल का मतलब क्या, जिसको लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, लॉ प्रोहिबिट कर रहा है। तो ठीक है, जैसे कि अब इलीगल ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, इलीगल ट्रेड का एग्जांपल ले लो, स्मगलिंग, क्या इलीगल ट्रेड है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या इलीगल ट्रेड है, बताइए भाई? काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन्स एंड स्टैम्प पेपर्स, क्या इलीगल है कि नहीं है, बताइए? इलीगल ड्रग्स ट्रेड, ड्रग्स की ट्रेडिंग करना, क्या ये इलीगल है? यस, इसको बोलते हैं इलीगल ट्रेड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, स्मगलिंग कर रहे हो, ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, बताइए भाई? हाँ, इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेड कर रहे हो आप, ये सब क्या, दीज आर इलीगल ट्रेड, इसको बोलते हैं इलीगल बिजनेसेस हैं सब। समझ आ रहा है? तो मतलब एक बात बताओ, अगर इसको मैं पढ़ूं तो क्या बोल रहा है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व है? इलीगल ट्रेड में, इलीगल ट्रेड मतलब स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। हाँ, अगर इस सब में चीज में इन्वॉल्व है तो उसको कम्युनिटी सर्विस देंगे? बताओ जरा। हाँ, आप स्मगलिंग का धंधा कर रहे हो, आप अगर ये कर रहे हो, काउंटरफीटिंग का धंधा कर रहे हो, हाँ, तो आपको हम क्या देंगे? कहो ये जाइए झाड़ू पोछा लगाइए, सोच के देखो, मतलब तो यही निकल रहा है इसका, इन्वॉल्व इन इलीगल ट्रेड, इलीगल काम, यही मतलब निकल रहा है कि और कुछ निकल रहा है, जरा मुझे बता दो। हाँ, बोलिए। हाँ, समझ आ रही है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? इसका मतलब क्या निकल रहा है? इलीगल काम में अगर कोई इन्वॉल्व है तो भाई साहब उसको ये सजा मिल जाएगी।
हाँ, और कोई-कोई तो जगह एक बार मैंने सुना था, एक जगह मैंने एक जगह मैं देखा था, तो एक जगह तो एक टीचर की मैं वीडियो भी देख रहा था शायद उसमें मुझे कोई पूछा था किसी ने डाउट एक बार कि इसका ज़रा एक बार डाउट एक बार बताइए इसमें क्या है? तो कोई बच्चे ने देखा होगा कहीं न कहीं, तो एक ब टीचर तो बता रहा था कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई घूस एंड ऑल ले रहा है, ब्राइब, हाँ, तो मतलब वो एक ये उसके अंदर आ रहा है, ये पॉइंट ये बोल रहा। मतलब वो टीचर बोल रहा था, एक तरफ पढ़ा रहा होगा तो शायद, तो मैंने भी वीडियो, मुझे लिंक भी आया था, मैंने देखा था। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन इलीगल ट्रेड, मतलब कि अगर कोई भी आपका ये पब्लिक सर्वेंट है, घूसखोरी ले रहा है एंड ऑल, रिश्वत एंड ऑल ले रहा है, तो वो भी क्या है, वो इलीगल, वो इसके अंदर आ रहा है, मतलब वो इलीगल ट्रेड कर रहा है ये। भाई साहब, घूस लेना, रिश्वत लेना इज़ एन ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, ये ब्राइबरी है। और पब्लिक ऑफिशियल ले रहा है, तो ये करप्शन हो रहा है, और करप्शन हो रहा है तो भाई साहब इसके लिए एंटी करप्शन लॉज़ अलग-अलग बने हुए हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त पनिशमेंट दी गई हुई है। उसको कम्युनिटी सर्विस देंगे हम, तो कम्युनिटी सर्विस दोगे आप? बताओ, सोच के देखो एक बार। घूसखोरी कर रहे हो और पब्लिक ऑफिशियल घूसखोरी कर रहा है। हाँ, तो भाई साहब उसकी तो हैवी सज़ा, उसकी तो जेल है अच्छी खासी। हाँ, तो कम्युनिटी सर्विस दे देंगे हम। ये देखो एक बार, सोच के देखो एक बार, ठीक है? ब्राइबरी एंड ऑल, हाँ, घूसखोरी एंड ऑल उसकी नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, क्या अब एक बात सुनो, थोड़ा मैं इधर आ गया, अब इधर सुनो यहाँ पे होना क्या चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। होना क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, मैं आपको सही करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा होना चाहिए। लिखा ये होनी चाहिए, पहले मैं आपको बेयर एक्ट दिखाता हूँ, जो लिखा है, जो एक्चुअल में लॉ में लिखा है। बेयर एक्ट देखो, इधर आओ। आईपीसी, ये आईपीसी देख लीजिए, भारतीय न्याय संहिता, और मैं जाता हूँ इसके सेक्शन नंबर 202। देखो भैया, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्रॉस चेक ज़रूर करता हूँ बेयर एक्ट को, ज़रूरी है बेयर एक्ट क्रॉस करना। सेक्शन 202 दिख रहा है, 202, देखिए 202, लो, ये दिख रहा है 202, क्या लिखा है? पब्लिक सर्वेंट, ध्यान से पढ़ना, अनलॉफुली, अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, क्या लिखा है ये? पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, और यहां पे क्या लिखा है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन इलीगल ट्रेड। पब्लिक सर्विस ये बोलता है पब्लिक सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट है किसी इलीगल ट्रेड में। इलीगल ट्रेड मतलब इलीगल काम में, कोई ट्रेड का मतलब बिजनेस, इलीगल बिजनेस में कोई इन्वॉल्व है, तो इलीगल बिजनेस का मतलब क्या हुआ? इलीगल बिजनेस मैंने आपको बता दिया, स्मगलिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इलीगल ट्रेडिंग है ये सब। अगर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो ये मतलब निकल रहा है। मगर देखिए बेयर एक्ट पढ़ो क्या लिखा है, एक्चुअल में क्या बोल रहा है वो। यहाँ बोल रहा है अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली, इलीगली एंगेज है किसी भी ट्रेड में, इन ट्रेड, इन ट्रेड लिखा है, अनलॉफुली, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है, अनलॉफुली इन्वॉल्व है, अनलॉफुली इन्वॉल्व है इन ट्रेड, इन ट्रेड, इन ट्रेड का मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन में अगर वो इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको लॉ प्रोहिबिट करता है, जिसको ऊपर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो उसकी बात कर रहा है ये। अब यहाँ पे अगर लिखा है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेज कर रहा है इन ट्रेड लिख रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रेड है, ये ट्रेड इलीगल ट्रेड थोड़ी है कोई, ये तो ट्रेड तो लीगल है। ट्रेड जो है ये ट्रेड, दिस ट्रेड इज लीगल, ट्रेड लीगल है, ये काम लीगल है, कोई भी दुनिया के लोग कर रहे हैं। मगर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप ये काम नहीं करोगे, आप ये काम नहीं करोगे। मगर फिर भी अगर आपने वो काम किया, या वाला ट्रेड किया, या वाला धंधा किया, तो भाई साहब आप इसके अंदर फॉल कर जाओगे, तब आपको ये सजा होगी, ये बोलना चाह रहा है। समझ आ रही है? ये ट्रेड जो है वो इलीगल ट्रेड नहीं है भाई साहब। मतलब देखो डिफरेंस दोनों में क्या निकल रहा है। वहां पे लिखा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन इलीगल ट्रेड, मतलब इलीगल काम में अगर इन्वॉल्व है तो। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप अनलॉफुली, अनलॉफुली एंगेज हो रहे हो किसी भी ट्रेड में, अनलॉफुली मतलब इलीगली काम करना, इसका मतलब हो रहा है इलीगली काम करना, और वहां पे इलीगल काम करना, फर्क नहीं है क्या? इलीगल काम करना तो सीधा सा मतलब, इलीगल काम का मतलब वो तो भाई प्रोहिबिट बाय लॉ है, वो काम तो आप कर ही नहीं सकते हो। इलीगल काम करना का मतलब अलग चीज है। और यहाँ पे क्या लिखा है? इलीगली काम करना, अनलॉफुली काम करना, अनलॉफुली काम करना। अब जो काम करना यहाँ पे है, काम तो लीगल है, जो ट्रेड है वो तो लीगल है, मगर अनलॉफुली काम करने का मतलब यहाँ पे ये होगा, क्या होगा मतलब कि आपके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई गई है, उस पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर प्रोहिबिशन लगाई है कि आप ये काम नहीं कर सकते, मगर फिर भी आपने वो काम किया है। समझ आ रहा है? ये मतलब हो रहा है आप ये काम नहीं कर सकते, दुनिया का कोई भी इंसान कर रहा है, करने दो, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, मगर आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे का कारण है, ये क्यों बोल रहा है सेक्शन, इसके पीछे का कारण है। क्या कारण है?
कि भाई साहब देखिए पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये काम करते हैं किसके अंदर? गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो जो ड्यूटी बाउंड होते हैं, ठीक है? अब इनकी अच्छी खासी पोज़ीशन होती है, इनकी अच्छी खासी रैंक होती है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है जब भी कोई काम करते हैं, तो इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि भाई साहब ये काम या ये पर्टिकुलर ट्रेड आप नहीं करोगे। क्योंकि अगर ये काम आपने किया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आपका दिमाग अपने गवर्नमेंट काम में नहीं लगेगा, बल्कि आप अपना पर्सनल बेनिफिट सोचोगे इससे। आप अपनी पोज़ीशन का डोमिनेंट पोज़ीशन यूज़ करोगे। समझ आ रही है? तो यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे कि अगर एक स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी टीचर्स हैं, ठीक है? सरकारी टीचर्स हैं, तो भाई साहब वो गवर्नमेंट स्कूल में अगर हैं, तो मतलब वो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक तरह से मान के चलते हैं, वो सरकारी लोग हैं, ठीक है? आ रहा है समझ? या भाई सरकारी दफ्तर ले लो, जहाँ पे लाइसेंस एंड ऑल इश्यू करते हो, कुछ भी ले लो आप, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, स्कूल का एक ले लेते हैं। सरकारी नौकरी कर रहा है बंदा, गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, गवर्नमेंट ड्यूटी हो रही है, तो उसका काम है गवर्नमेंट ड्यूटी को अच्छे से निभाना। अब उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है अगर स्कूल, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है या गवर्नमेंट स्कूल जो है सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि भाई साहब आप बुक्स किताबें एंड ऑल ये सब नहीं बेचो बाचोगे। समझ आ रही है? क्योंकि अगर आप बुक किताबें एंड ऑल बेचना शुरू कर दिए, उसमें क्या हो रहा है, अब बुक किताब बेचना इज अ ट्रेड। मगर एक बात बताओ, जो बुक किताब बेचने वाला ये जो ट्रेड है, धंधा है, बिजनेस है, क्या इलीगल है क्या? लीगल है, दुनिया का हर एक इंसान करता है, मगर सर आप नहीं करेंगे। प्रोहिबिशन किस पे लगा रहा है? उस पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर लगा रहा है कि आप इसको नहीं करेंगे, प्रोहिबिशन आपके ऊपर लगाई जा रही है। और मगर आपने फिर भी ये काम करा, तो मतलब क्या हो रहा है? आपने अनलॉफुल, इल्लीगली करा है। आप इल्लीगल एंगेज हो रहे हो उस ट्रेड में, ये मतलब निकल रहा है। क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रही है पता है? क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रही है? क्योंकि भाई साहब अब जैसे अब इसमें क्या होगा? इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आप स्कूल में दिमाग कम लगाओगे, बुक बेचने में ज़्यादा दिमाग लगाओगे। और दूसरी बात, आपकी पोज़ीशन क्या है? आप स्कूल के टीचर हो। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा फिर बुक आपकी ही दुकान से खरीदेगा। बच्चा बुक आपकी दुकान से ही खरीदेगा, क्योंकि भाई साहब आपकी पोजीशन है ना, आप अपनी पोजीशन का यूज़ करोगे, क्योंकि बच्चे को पता है कि भैया ये स्कूल के टीचर है, अगर इसकी दुकान से बुक नहीं खरीदी, कहीं और से खरीद के गए और इसको पता चल गया, तो भाई साहब ये मार्क्स ही नहीं देगा, फेल कर देगा। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? बताइए भई, बताओ, नहीं आ रहा है? हाँ, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, कस्टम्स होता है, कस्टम्स, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम ऑफिसर, अब आप कस्टम्स में हो। ठीक है, अब आप कहाँ पे हो? कस्टम्स में। अब कस्टम्स में आप देखते होंगे कि भई जैसे कोई भी गुड्स आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आते हैं, ठीक है, बाहर से आ रहा है और जिसके ऊपर अगर आपने कोई टैक्स एंड ऑल नहीं दिया है, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी एंड ऑल नहीं है, तो कस्टम ऑफिसर उसको जब्त कर लेते हैं। अब आप कौन हो? कस्टम ऑफिसर हो, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो, आपका काम क्या है? कस्टम ऑफिसर्स हो। अब आपका काम क्या होता है? उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। क्या काम होता है आपका? कि भैया अब उसकी क्या करेंगे, उस जो भी गुड्स आए हैं, उसकी नीलामी एंड ऑल होती है, उसको बेचा-बाचा जाता है। यही काम आपका होता है, यही काम करवाता है कस्टम ऑफिसर, ये काम होता है, ठीक है? तो अब अगर ये कस्टम ऑफिसर जब ये प्रोडक्ट्स की नीलामी होगी, तो प्रोडक्ट्स की नीलामी होगी, क्या ये कस्टम ऑफिसर को अलाउड होगा कि ऑक्शन में जाके आप खुद बैठ जाओ? क्या ये अलाउड होगा कि ऑक्शन में जाके खुद बैठ जाओ? अलाउड होगा? तो उसके ऊपर कस्टम ऑफिसर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि आप ऑक्शंस एंड ऑल में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि भाई साहब अगर आप ऑक्शन में बैठ गए तो भाई साहब, तो ऑक्शनियर जो भी है या जो भी वहाँ लोग बैठे हैं सबको तो आपके हिसाब से चलेंगे भाई वहाँ पे। समझ आ रहा है? आप तो मैनिपुलेट कर सकते हो सब चीज़ों का प्राइस, आपको तो सब कुछ के बारे में पता है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो आप ट्रेडिंग एंड ऑल सबकी नहीं करोगे। आप कोई भी बिज़नेस में ऐसा नहीं बैठोगे। और एग्ज़ाम्पल लो, और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इधर आओ। आपको समझ अच्छा मेरी बात बताओ पहले, समझ आई कि नहीं है? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये समझ आया कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ लाइन पढ़िए क्या लिखा है? पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, ये जो ट्रेड है ये इल्लीगल नहीं है। ये ट्रेड एकदम लीगल है, ये दुनिया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पब्लिक सर्वेंट को बोला जा रहा है, आप कोई काम नहीं करोगे, आप कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि भई आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? गवर्नमेंट काम में होना चाहिए। और आपका फ़ोकस अगर इधर-इधर हिला, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा थोड़ा। समझ आ रहा है? आप गवर्नमेंट ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पाओगे। तो आपको बोला गया कि आप ऐसे-ऐसे ट्रेड या उससे मिलते-जुलते, अब जो काम आप कर रहे हो, गवर्नमेंट के अंडर आप जो काम कर रहे हो, वैसा ही काम आप काम पर्सनल काम अपना नहीं करोगे, वैसा ही मिलता। समझ आ रहा है? वैसा काम आप नहीं करोगे। ये लगती है रिस्ट्रिक्शन, मगर फिर भी आपने करा, तो उसको बोलेंगे आप अनलॉफुली एंगेज हो रहे हो इन ट्रेड। ट्रेड इल्लीगल थोड़ी है सर, ट्रेड तो लीगल है। दुनिया कर रही है। अब ये जो इल्लीगल ट्रेड यहाँ पे लिखा था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन इल्लीगल ट्रेड, हाँ, तो इल्लीगल ट्रेड तो सर चाहे हम करें, सर चाहे आप करो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल करे, सबके लिए सजा है वहाँ तो सबके लिए है फिर। आ रहा है समझ? आप एक लाइन पढ़ो, इधर आओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आओ।
मैं पूरा बना के लाया आपके लिए, देखो मैं आपको, अब एक पॉइंट है मगर समझाना ज़रूरी था, क्योंकि भाई साहब इसलिए समझाना ज़रूरी था क्योंकि गड़बड़ थी, ठीक है? गड़बड़ चल रही थी, ये पॉइंट समझ नहीं आया है क्योंकि लिखा गलत है वहाँ पे, समझ आ रहा है? लिखा गलत है। सुनिए देखिए, चेंज कर लीजिएगा अपनी बुक में, मैं चेंज करा देता हूँ। अभी मैं चेंज कराता हूँ, मैं जानबूझ के अपनी बुक में लिखा था सो दैट आप कन्फ्यूज़ ना होके आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखो, बोलो सर वहाँ तो ये लिखा है, आपने तो ये लिख दिया है। हाँ, सर हमने तो किसी की वीडियो देखी, लेक्चर देखा, सर हमको तो ये पढ़ाया गया, आपने ये पढ़ाया है। भैया मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? देख लीजिए, बेयर एक्ट दिखा रहा हूँ। देखो इधर आओ, सेक्शन 202 ऑफ बीएनएस, अब देखिए है नहीं आपके सिलेबस में 202, मगर मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे लिखा गलत है। बच्चे गलत पढ़ लेंगे, मुझे पता है। देखिए क्या लिखा, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, ये बेरक की लैंग्वेज ये लिखी हुई है। नीचे मैंने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है, देखिए क्या लिखा है, whoever being a public servant, कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है एंड बीइंग लीगली बाउंड है, पब्लिक सर्वेंट होते हुए कैसे लीगली बाउंड है, एंड बीइंग लीगली बाउंड नॉट टू एंगेज इन अ ट्रेड, नॉट टू लीगली बाउंड है कि आप ट्रेड में एंगेज नहीं होगे, एंगेजेस इन ट्रेड, लो अगर फिर भी आप ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है? लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट नॉट टू एंगेज इन ट्रेड, आपको मना किया गया है, प्रोहिबिशन लगाया कि आप ऐसे ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, समझ आ रही है? नहीं होंगे, मगर फिर भी आप अगर इन्वॉल्व हुए तो उसके लिए पनिशमेंट है, ये देखिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, या तो फाइन, या तो विद बोथ, और ये आपकी कम्युनिटी सर्विस आ गई, समझ आ रही है? ये लिखा है, सिंपल वर्ड में पढ़ो क्यों लिखा है ऐसा, देखिए, पब्लिक सर्वेंट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशंस, पब्लिक पर्सन बाय वर्च्यू, जो उनकी पोजीशन होती है, आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी ट्रेड और बिजनेस, क्यों रिस्ट्रिक्शन कराया जाता है उनको ट्रेड और बिजनेस से, एनी ट्रेड और बिजनेस, ऐसे ट्रेड और बिजनेस दैट कुड कन्फ्लिक्ट with their official duties. This ensures that the public responsibilities are not compromised by personal financial interest. लो भाई, उनका तो पर्सनल इंटरेस्ट बन जाएगा उस ट्रेड में, वो अपना लग जाएगा। This restriction exists to prevent conflict of interest where public servants private business may interfere with the public duties, क्योंकि भाई साहब अगर आपने प्राइवेट बिजनेस अपना खोल लिया, हाँ, जो ड्यूटी आप परफॉर्म करते हो वहां पे गवर्नमेंट ऑफिस में, वैसे ही बिजनेस आपने अपना अलग से खोल लिया तो भाई साहब फिर तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे, ठीक है? द पर्पस ऑफ दिस लॉ इज टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस, जो पब्लिक ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफिस, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, ये पर्पस है इस सेक्शन का। पब्लिक सर्वेंट्स होल्ड पोजीशन ऑफ पावर, डोमिनेंट पोजीशन होती है उनकी, भाई साहब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, हाँ, लाइसेंस वेंडर्स होते हैं बहुत से, ठीक है? पब्लिक सर्वेंट ऑफिशियल होल्ड द पावर, पोजीशन ऑफ पावर्स एंड ट्रस्ट एंड एंगेजिंग इन ट्रेड, और अगर ये ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, कुड लीड टू करप्शन, और या तो करप्शन होगा या तो फेवरेटिज्म हो जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? इन देयर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आ रहा है समझ? क्लियर है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, इसको आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ आ रहा है? देखो एक एग्जांपल पढ़ा दे रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है हु इज लीगली प्रोहिबिट, इसको प्रोहिबिशन लगाया था फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट बिजनेस, आप नहीं कर सकते प्राइवेट बिजनेस, ठीक है? मगर वो सीक्रेटली क्या कर लिया, ओपन अ ट्रेडिंग कंपनी while still होल्डिंग द पब्लिक, पब्लिक ऑफिशियल हो मगर साथ साथ आपने ट्रेडिंग कंपनी भी होल्ड कर ली, और जिसके लिए आपको मना किया गया था। कोई दूसरा इंसान ट्रेडिंग कंपनी खोले कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड थोड़ी इलीगल है, कोई भी काम, मगर आपको वो पर्टिकुलर काम करने से मना किया गया है सर, आप नहीं कर सकते। कौन? पब्लिक सर्वेंट, ठीक है? एक और एग्जांपल देखिए, पब्लिक सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग लाइसेंस टू लोकल वेंडर्स, लो भाई इसका काम क्या है, लाइसेंस देने का इसका काम है लोकल वेंडर्स को, ठीक है, जो सेलर्स होते हैं लोकल उनको देने का है। ऑल्सो ओन्स अ प्राइवेट बिजनेस, मगर ये प्राइवेट बिजनेस भी ओन कर रहा है, कौन? ये पब्लिक सर्वेंट। ऑल्सो ओन्स अ प्राइवेट बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स टू सेम वेंडर, लो भाई अब वो सेम वेंडर्स को गुड्स भी बेचता है, लाइसेंस भी देता है इनको, लाइसेंस देता है अंडर दी गवर्नमेंट ड्यूटी, लाइसेंस दे रहा है अंडर अ गवर्नमेंट ड्यूटी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है, वहां पे लाइसेंस इशू कर रहा है, मगर साथ साथ में इसका एक प्राइवेट बिजनेस भी है, क्या? सामान को बेचने का, और ये सामान किसको बेचता है? उन्हीं लोकल वेंडर्स को बेचता है। भाई साहब एक बात बताओ, जो लोकल वेंडर्स है वो किसी और से खरीदेंगे या इसी से खरीदेंगे, पब्लिक सर्वेंट से? इसी से खरीदेंगे, क्योंकि भाई साहब उनको पता है, वो क्या पता है कि भाई साहब लाइसेंस इसी से लेना है, तो इसी से सामान खरीदेंगे तभी भाई आराम से लाइसेंस मिलेगा, हमारा लाइसेंस कैंसिल वैंसिल नहीं होगा, और जब लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा तो रिन्यू भी सर जी कर देंगे हमारा, समझ आ रहा है? तो इसको मना किया गया भाई साहब, ये सब काम नहीं करोगे, मना है। देखो ऑल्सो उनका प्राइवेट बिजनेस सेलिंग गुड्स टू द सेम वेंडर्स, दिस क्रिएट्स, इससे क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट हो गया, व्हेन इट इज रिवील्ड, और जब ये पता चला, द पब्लिक सर्वेंट इज चार्ज अंडर बीएनएस सेक्शन 2
engaging in a trade that contradicts their legal obligation as a public। आ रहा है समझ? ये मैंने एक स्कूल वाला एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया था, रवि इज द गवर्नमेंट स्कूल टीचर। आ रहा है समझ? तो हेडिंग समझ आई है, क्या लिखा है वहाँ पे? हेडिंग समझ आई है, मैं आपको चेंज कराता हूँ हेडिंग, सुनो। हेडिंग समझ आई है, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेज हो रहा है, मतलब आप इल्लीगली कोई काम कर रहे हो, ये एक अलग चीज होती है, और इल्लीगल काम कर रहे हो एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहां जो लिखा आपके मॉड्यूल में लिखा है, वहां पे लिखा है कि इन्वॉल्वमेंट इलीगल, इलीगल काम कर रहे हो। इलीगल काम तो सर कोई भी नहीं कर सकता, इलीगल काम करोगे तो उसके लिए बड़े कौन कौन से लॉज बने हुए हैं, कम्युनिटी सर्विस देंगे वहां पे। सोच के देखो। हाँ, अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग करो, हाँ इंसान को बेचो, आपको ये करेंगे, स्मगलिंग करो, आपको क्या करेंगे हम, कम्युनिटी सर्विस की सजा लिखवाएंगे वहाँ पे। समझ आ रहा? नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप अनलॉफुली एंगेज हो रहे हो, एंगेज हो रहे हो कि ट्रेड के अंदर अनलॉफुली एंगेज करो। ट्रेड जो भी है वो लीगल ट्रेड है, ट्रेड जो है यहाँ पे लीगल है, कोई भी नॉर्मल धंधा, नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल ऑक्यूपेशन, नॉर्मल प्रोफेशन। अगर आप अनलॉफुली एंगेज का मतलब हो रहा है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, आपके ऊपर खाई लगाई है, पब्लिक के ऊपर नहीं लगाई है, आपके ऊपर, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपके ऊपर लगाई गई है, सो दैट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, मगर आप फिर भी अनलॉफुली कर रहे हो। अनलॉफुली करने का मतलब आप फिर भी कर रहे हो, ने तोड़ा है। समझ आ रही है? क्लियर है? यहाँ कुछ वो सब नहीं आएगा, रिश्वत लेना एंड ऑल, समझ आ रही है? यहाँ पे ये नहीं होगा रिश्वत ले रहे हैं पब्लिक ऑफिशियल्स एंड ऑल, वो तो सब ब्राइबरी है। अब पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेंगे तो भाई साहब एंटी करप्शन लॉज में आ जाएंगे, समझो। ये सब यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है, माइंडसेट थोड़ा क्लियर रखिएगा। और वहाँ पे सुनो, वहाँ पे क्या लाइन करो आप, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आप या तो ये उतार लो, या तो भाई साहब ये उतार लो, ये पूरा का पूरा ये उतार लो, ये उतार लो, या तो ये वहाँ पे ये लिख लो, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, या तो वहाँ पे ये लिख लीजिएगा। और या तो एक काम आप करना, एक ये भी कर सकते हो, जैसा लिखा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन इलीगल ट्रेड, नहीं इलीगली इन ट्रेड, ऐसे कर सकते हो, इलीगली इन ट्रेड। समझ आ रहा है? इलीगली इन ट्रेड अगर हम कर देंगे तो भी वही मतलब हुआ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इलीगली इन ट्रेड, इलीगली आप इन्वॉल्व हो। इलीगली का मतलब, इलीगली का मतलब कैसे, अनलॉफुली एंगेज हो इसमें, इन ट्रेड, इन ट्रेड, और ट्रेड कैसा है, इलीगल ट्रेड नहीं है कोई भी ट्रेड। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, पब्लिक सर्वेंट इलीगली इन ट्रेड कर लो, इलीगल को इधर करके डबल एल करके वाई लगा लेना और इन कर देना, तो मतलब अलग चेंज हो जाएगा पूरा। देखो बेटा, इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं है, लॉ की इंटरप्रिटेशन है, देखिए मतलब तुरंत चेंज हो रहा है। इधर कर दीजिए इलीगल को और इधर कर दीजिए इन, मतलब पूरा चेंज है, पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। और इन इलीगल ट्रेड, पता नहीं कैसे, इसको चेंज करिए, चेंज करिए, तुरंत चेंज करो यहाँ पे, ठीक है। या तो वो जो बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज वही के वही लिख लेना यहाँ पे, मैंने जानबूझ के लिखा है, आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं लिखे, जानबूझ के लिखा, आपको दिखा दूं, भैया आपके मॉड्यूल में ये लिखा हुआ था, मैं भी वही लिख के लाया हूँ, क्योंकि बाद में मुझसे बच्चा बोलता है सर यहाँ तो ये लिखा है, आपने तो ये लिखा है, तो देख लीजिए। क्लियर है? समझ आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट, इन नॉन अपियरेंस, अब देखो मैंने पूरी क्लास ऐसा लग रहा है इसी सेक्शन में ले ली, मगर अब चेंज कराना था, जरूरी था चेंज कराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू द प्रोक्लेमेशन, लिए भाई इसमें भी आपको क्या मिलता है, कम्युनिटी सर्विस की सजा मिल सकती है। क्या लिखा है, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन। ये जो है हम लोग अभी बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग बीएनएसएस वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग इसको वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बीएनएसएस में का पार्ट एक आपका है, सेक्शन नंबर 84 है, सेक्शन नंबर 84, होपफुली सेक्शन नंबर 84 हो, ठीक है। आगे जाके है वहां पे हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, इशूइंग ऑफ प्रोक्लेमेशन। देखो प्रोक्लेमेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन, इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन। देखो प्रोक्लेमेशन कब जारी होता है, कि जब कोर्ट आपके अगेंस्ट वारंट एंड ऑल इशू करती है ना, वारंट इशू करती है, और आप क्या करते हो, जानबूझ के छुपते हो, एब्सकॉन्ड करते हो, भागते हो, छुपाते हो अपने आप को, सो दैट वारंट सर्व आपको ना हो पाए। वारंट सर्व हो गया तो आपको भाई अपीयर करना पड़ेगा कोर्ट में। समझ आ रहा है? तो जब आप ऐसा काम करते हो कि आप भागते फिरते रहते हो सो दैट आपको वारंट सर्व ना हो पाए, तो कोर्ट उस केस में प्रोक्लेमेशन इशू कर देती है। समझ आ रहा है? प्रोक्लेमेशन इशू कर देती है। प्रोक्लेमेशन का मतलब एक तरह से अनाउंसमेंट कर देना, या एक तरह से पब्लिकेशन कर देना इन द न्यूज़पेपर्स और कॉन्स्टिट्यूशियस पार्ट ऑफ द हाउसेज, ठीक है, जहाँ पे आप जिस शहर में आप रहते थे वहाँ पे अलग अलग चिपकवा देना। समझ आ रहा है? तो ये करती है कोर्ट, क्या, प्रोक्लेमेशन इशू कर देती है, सो दैट आप अपीयर हो जाओ कोर्ट के अंदर। समझ आ रहा है? मगर प्रोक्लेमेशन के बाद भी आप अगर अपीयर नहीं हो रहे हो, तो लिखा है ना, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो इस केस में आपको कम्युनिटी, और बाद में आप पकड़े गए तो उसके लिए क्या था,
भाई साहब प्रोक्लेमेशन भी इशू किया था, आप फिर भी अपीयर नहीं हुए, आप पकड़े गए, तो उस केस में कोर्ट आपको क्या सजा दे सकता है? ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग प्रोसीजरल लॉ पढ़ेंगे ना, बहुत डिटेल में आएगा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सम एंड वारंट सब पढ़ेंगे वहाँ पे और समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू इन्फ्लुएंस द लीगल अथॉरिटी, ये देख लीजिए भाई सेक्शन 226। अगर आप अटेम्प्ट करते हो टू कमिट द सुसाइड, किस लिए, किस लिए अटेम्प्ट कर रहे हो? टू इन्फ्लुएंस द लीगल अथॉरिटीज, सो दैट लीगल अथॉरिटीज अपना काम ना कर सके, ठीक है, अपने तरीके से। ठीक है, आप उनको प्रेशर क्रिएट करने के लिए, डर क्रिएट करने के लिए अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहे हो, ठीक है, और अपने अटेम्प्ट कर भी लिया, छत से कूद गए मगर बच गए, ठीक है, समझ आ रहा है, तो उस केस में कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, मगर अटेम्प्ट टू सुसाइड किस लिए होना चाहिए? टू इन्फ्लुएंस द लीगल अथॉरिटी। नेक्स्ट, फर्स्ट कन्विक्शन ऑफ अ पेटी थेफ्ट इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी वैल्यूड। अच्छा भाई, पहली बार आपका कन्विक्शन हुआ है, पहली बार आप पकड़े गए हो, ठीक है, ऑफ पेटी थेफ्ट, छोटे मोटे अपराध आपने किया था जिसमें थेफ्ट की वैल्यू, चोरी की वैल्यू कितनी थी? बिलो 5000, एंड द प्रॉपर्टी मस्ट हैव बीन रिकवर्ड। लो भाई, आपने क्या करा? चोरी करी, अपने ऊपर ना लेना। ठीक है, आपने क्या करी है? चोरी करी है, और चोरी कितने की करी है? 4000 के सामान की करी है, 4000 रुपये जो भी है उतने की करी है। ठीक है, लेस देन 5000 है, पहली पहली बार करी, और पहली पहली बार आप पकड़े भी गए हो, पकड़ गए। ठीक है, और जो अमाउंट एंड ऑल था वो सब रिकवर हो गया। ठीक है, या प्रॉपर्टी जितने की आपने रिकवर करी थी, ठीक है, कोई सेलफोन आपने 3-4 हज़ार का करा था, या पैसा करा था, कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, आपने चोरी करी थी, वो चीज़ रिकवरी भी हो गई, पकड़ भी गए, रिकवरी भी हो गई, और पहली पहली बार आपने ऐसा किया है आपने कहा। ठीक है, तो उस केस में भी आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट हो। नेक्स्ट, पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन। लो भाई, पब्लिक मिसकंडक्ट कर रहे हो, पी पा के हंगामा कर रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, आओ अब चल के झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हाँ, एनजीओ में जाके काम करो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में सपोर्ट करो, चल के कूड़ा उठाओ, बहुत चीज़ें हो सकती, कम्युनिटी का सेवा करो चल के आके। ठीक है, बहुत पी पा के हंगामा कर लिया तो वहाँ पे भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका डिफेमेशन। डिफेमेशन, अगर आपने, डिफेमेशन का टॉपिक हमारा बहुत डिटेल में आगे है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, डिफेमेशन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप किसी की गुडविल पे हर्ट करते हो तो उस केस में भी कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती। आ रहा है समझ? तो ये 6 डिफरेंट ऑफेंसेस हैं जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट, ठीक है, जिनको पेटी ऑफेंसेस बोला जाता है, यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती। ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप ये पहला वाला पॉइंट जो आपका था, पॉइंट नंबर 1, क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज आप नहीं होगे, और आपने ये चेंज कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर देना। क्लियर है? आता है समझ? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।